शी फैंग द्वारा पोस्ट प्रकाशित करने के कुछ ही समय बाद कई खिलाड़ियों ने उस पर प्रतिक्रिया दी। बिल्कुल नहीं, इतना बड़ा इनाम। अगर मैंने रेड लीफ टाउन से शुरुआत करने का फैसला किया होता तो कितना अच्छा होता। सिर्फ नियमित सदस्यों के लिए एक चांदी का सिक्का, यही मेरी पूरे दिन की कमाई है। अगर मैं पूरे दिन मेहनत करूं तो कम से कम 7 या 8 को मार सकता हूं, जिससे मुझे 7 या 800 क्रेडिट मिलेंगे। अगर मैं पूरे महीने शिकार करता रहूं तो मेरी कमाई मेरी सामान्य तनख्वाह से कई गुना ज्यादा होगी। क्या ये कोई घोटाला हो सकता है? क्या ये फैंग संकट में फंसे लोगों का विशेषज्ञ नहीं था? उसे इतना पैसा कहां से मिला? ऊपर टिप्पणी करने वाले ने बिल्कुल सही कहा है। ये पक्का धोखा है। ये फैंग नाम कमाने और जनता की सहानुभूति जीतने के लिए हमें मार्शल यूनियन के खिलाफ भड़का रहा है। कई खिलाड़ियों ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ ने शी फैंग का समर्थन किया जबकि कुछ उससे घृणा करते थे। बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने शी फैंग को कोसा और उससे भी अधिक लोगों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि शी फैंग के पास इतना पैसा हो सकता है। आखिरकार अगर एक मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो रेड लीफ टाउन में मार्शल यूनियन के सभी सदस्यों को एक बार मारना ही बहुत महंगा पड़ेगा, कई बार मारने की तो बात ही छोड़िए। एक सामान्य व्यापारी भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, एक गरीब और तंगहाली में फंसा विशेषज्ञ तो और भी ज्यादा। मैं हत्यारों के गठबंधन का स्टैबिंग हॉट हूँ। मैं भाई ये फैंग का पूर्ण समर्थन करता हूँ और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि भाई ये फैंग ने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है। यदि आप उनसे अपने इनाम नहीं ले पाते हैं तो आप मुझसे ले सकते हैं। जब सभी ने यह मान लिया कि शी फैंग एक धोखेबाज है, तभी स्टैबिंग हॉट के अचानक जवाब ने एक बार फिर फोरम में हलचल मचा दी। हालांकि ये फैंग प्रसिद्ध थे, लेकिन एक बड़े गिल्ड की तुलना में उनकी प्रतिष्ठा अभी भी काफी कम थी। दूसरी ओर एसेसिन्स एलायंस के स्टैबिंग हॉट द्वारा लिखे गए शब्द बिल्कुल अलग थे। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि एसेसिन्स एलायंस एक द्वितीय श्रेणी का गिल्ड था, जिसके सदस्यों की संख्या हजारों में थी, अन्य वर्चुअल रियलिटी गेम्स से अर्जित लगभग 1 दर्जन वर्षों की प्रसिद्धि ही काफी प्रभावशाली थी। वाह, असैसिन्स एलायंस का स्टैबिंग हॉट प्रकट हो गया है। कृपया मुझे असैसिन्स एलायंस में शामिल होने दें। स्टैबिंग हॉट भी सामने आ चुका है तो इनाम जरूर असली होगा। इस बार रेड लीफ टाउन के खिलाड़ी मालामाल होने वाले हैं। स्टैबिंग हॉट के सामने आने के कुछ ही समय बाद एक और प्रतिक्रिया आई जिसने तुरंत शी फैंग की पोस्ट पर देखे जाने वाले दृश्यों की संख्या में 10 गुना वृद्धि कर दी। ये फैंग मेरा दोस्त है। मैं उसकी विश्वसनीयता की गारंटी दे सकता हूँ। अगर कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उसका समाधान करूंगा। पब फ्यूचर एड्स। दरअसल जवाब स्वयं हिम देवी सौम्य हिम की ओर से आया था। इतना ही नहीं, उन्होंने शी फैंग को आश्वासन देने की भी इच्छा जताई। शी फैंग को पहले कोसने वाले लोग उनके जवाब के बाद तुरंत चुप हो गए, क्योंकि अगर वे चुप नहीं रहते तो हिम देवी के भक्त उन्हें पीट पीट कर मांस का पेस्ट बना देते। ये फैंग, आप मेरे आदर्श हैं। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। बड़े भाई ये फैंग, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? छोटी बहन 18 साल की है, दिखने में बेहद खूबसूरत है, आकर्षक शरीर है और बड़े भाई की गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। मैं बड़े भाई के लिए ढेर सारे बच्चे पैदा कर सकती हूँ। जेंटल स्नो के जवाब को देखकर सभी को तुरंत लगा कि शी फैंग वाकई असाधारण है। उसे असैसिन्स एलायंस के स्टैबिंग हॉट और ओरोबोरोस की स्नो गॉडेस का समर्थन प्राप्त था। यह ऐसा सम्मान था जो किसी साधारण विशेषज्ञ को नहीं मिलता। अब जब गॉड्स डोमेन इतना लोकप्रिय हो चुका था तो शी फैंग का भविष्य असीमित था। स्लम एरिया, द एन्चांटेड बार, बॉस आयरनेसवॉर्ड, यह अच्छा नहीं है। ये फैंग ने हमारे सिर पर इनाम रखा है। एक हत्यारा अचानक निजी कमरे में घुस आया। फिलहाल आयरनेसवॉर्ड लान बड़े चाव से पी रहा था, उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आभासी दुनिया में शराब से कोई इतना मदहोश हो सकता है। शराब का स्वाद इतना बढ़िया और मधुर था। असली दुनिया में मिलने वाली शराब की तुलना में जो वह अभी पी रहा था वह कहीं बेहतर थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि अंधकार के मार्ग पर चलने वाले सभी खिलाड़ी इस जगह पर समय बिताना पसंद करते थे। ठीक उसी क्षण चिल्लाते हुए कमरे में घुस आए व्यक्ति ने आयरनेसवॉर्ड लान को अपनी ड्रिंक का आनंद लेने से रोक दिया। चिढ़कर उसने कहा, क्यों चिल्ला रहे हो? आसमान तो गिर नहीं रहा है। किस कमीने ने मेरे ऊपर इनाम रखा है? देखते हैं मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर देता हूं या नहीं। बॉस, मैंने सुना है कि ये फैंग ने ही हम पर इनाम रखा है, ड्रिफ्टिंग ब्लड ने स्तब्धता में कहा। ये फैंग, अकेले उसके दम पर वो हम पर, मार्शल यूनियन पर इनाम रखना चाहता है। भला कौन उसकी बातों पर विश्वास करेगा?
आयरनस्वॉर्ड लान ने तिरस्कार से हंसते हुए ओल्ड टॉम जिन का एक और घूंट पी लिया। बॉस आयरनस्वॉर्ड, ये सच है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये फैन की पोस्ट देख लीजिए। अभी तक उस पर 10 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं, हत्यारे ने बेबसी से कहा। शुरू में तो उन्हें यह विश्वास ही नहीं था कि कोई स्वतंत्र खिलाड़ी किसी बड़े गिल्ड पर इनाम रखने की हिम्मत करेगा। जो भी ऐसा करने की हिम्मत करेगा वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। किसी गिल्ड के प्रति गहरी दुश्मनी के बिना कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। ऐसा करना गिल्ड की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा खतरा था और वे निश्चित रूप से ऐसे किसी भी खिलाड़ी को नहीं छोड़ेंगे जो उन्हें उकसाने की हिम्मत करेगा। अगर वे खिलाड़ी को खेल छोड़ने तक नहीं मारते तो वे इस मामले को यही नहीं छोड़ते। हालांकि वास्तविकता ने उसे कुछ और ही बताया, क्योंकि ऐसी घटना वास्तव में घटित हुई थी। आयरनस्वॉर्ड लान को अब भी अपने अधीनस्थ की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मार्शल यूनियन के सदस्यों पर इनाम रखना, क्या ये फैंग खुद मौत को दावत दे रहा था? इसलिए आयरनस्वॉर्ड लान ने आधिकारिक मंचों की जांच की। तुरंत ही आयरनस्वॉर्ड लान हक्का बक्का रह गया। पब फ्यूचर एड्स, ये फैंग ने तो मार्शल यूनियन के सभी सदस्यों पर इनाम घोषित करने की हिम्मत ही कर ली। उसका इरादा सचमुच तब तक लड़ने का था जब तक एक पक्ष पूरी तरह हार न जाए। हालांकि आयरनस्वॉर्ड लान ये भूल चुका था कि ये फैंग पर इनाम सबसे पहले उसी ने रखा था। वह अपनी उस घोषणा को भी भूल चुका था जिसमें उसने कहा था कि जब तक उनमें से एक का सफाया नहीं हो जाता तब तक वह लड़ेगा। पोस्ट की सामग्री को ध्यान से देखने के बाद आयरनस्वॉर्ड लान सचमुच हैरान रह गया। जिन लोगों ने पहले ये फैंग को धोखेबाज कहा था वे सब अब चुप हो गए थे और मार्शल यूनियन के सदस्यों का सफाया करने के लिए उतर जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे फोरम पर सब्जियों को लेकर प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। जब आयरनस्वॉर्ड लान ने अपने इनाम की रकम देखी तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने ये फैन की हत्या करवाने के लिए एब्सोल्यूट हेवन को 10 लाख क्रेडिट खर्च किए थे और उसने सार्वजनिक रूप से जो 10,000 क्रेडिट का इनाम घोषित किया था वह तो बस मनोरंजन के लिए था। वह ये फैन को जान से मारने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था। उसका मुख्य लक्ष्य ये फैन के साथियों को मारना था। लेकिन अब शी फैंग ने उस पर 5,000 क्रेडिट का इनाम घोषित कर दिया था। ऐसा करके क्या ये फैंग यह नहीं जता रहा था कि वह उसके बराबर का कहीं नहीं है? सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि स्टैबिंग हॉट और जेंटल स्नो ने भी ये फैंग के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। आयरनस्वॉर्ड लान को ये स्थिति समझ में नहीं आ रही थी। उसने तो सिर्फ ये फैंग पर ही इनाम रखा था, फिर भी ये लोग दूसरों के मामलों में दखल क्यों दे रहे थे? जेंटल स्नो की बात अलग थी, लेकिन स्टैबिंग हॉट भी क्यों आ गया था? वह और उसके साथी हमेशा अपने काम से काम रखते थे और उसने पहले कभी भी उनके साथियों को उकसाया नहीं था। तो फिर स्टैबिंग हॉट ये फैंग का साथ क्यों दे रहा था? शाबाश, 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 आयरनस्वॉर्ड लान बार बार यही कह रहा था। गुस्से ने उसे नशे की हालत से बाहर निकाल दिया। उसका चेहरा बेहद भयावह हो गया और उसने ठंडे लहजे में कहा, जब वह खेलना चाहता है तो मैं भी खेलूंगा। हमारे किसी भी सदस्य को मारने की हिम्मत करने वाले पर तुरंत इनाम घोषित करो। साथ ही शी फैन के साथियों पर भी इनाम बढ़ाकर 2000 क्रेडिट प्रति व्यक्ति कर दो। मैं देखना चाहता हूं कि कौन इन खिलाड़ियों को उकसा सकता है। नीचे वालों को बता दो कि वे अपने कार्यों के प्रति सावधान रहें और जब वे बाहर जाकर समतलीकरण करें तो समूह बनाकर चलें। हाँ, आयरनस्वॉर्ड लान द्वारा निर्देश देने के बाद हत्यारा मुड़ा और चला गया। इसके बाद आयरनस्वॉर्ड लान ने एब्सोल्यूट हेवन से संपर्क किया। वह चाहता था कि एब्सोल्यूट हेवन जल्द से जल्द कार्रवाई करे और ये फैन को मारकर उसे इस क्रोध से मुक्त करे। दूसरी ओर शी फैंग ने फोजिंग एसोसिएशन में एक इंटरमीडिएट फोजिंग रूम किराए पर लिया था। अब जबकि आइस ब्लू डेविल फ्लेम उसके हाथों में थी, शी फैंग इस समय का उपयोग अपनी फोजिंग को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार था और उसने सिल्वर डॉन और अन्य उपकरण बनाने में अपना पूरा प्रयास लगा दिया। शी फैंग भट्टी की ओर बढ़ा और मध्यवर्ती गढ़ाई कक्ष द्वारा प्रदान की गई प्रथम श्रेणी की रहस्यमयी ज्वाला को निष्क्रिय कर दिया। फिर उसने अपने थैले से एक गहरे नीले रंग की ज्वाला निकाली। ये गहरे नीले रंग की ज्वाला किसी लौपरी की तरह थी जो शी फैंग की हथेली में आनंदपूर्वक उछल कूद कर रही थी। इसके अलावा ज्वाला से निकलने वाली तीव्र गर्मी के कारण कमरे का तापमान तेजी से बढ़ गया। सिस्टम, क्या आप आइस ब्लू डेविल फ्लेम को अपनी निजी रहस्यमयी ज्वाला के रूप में बांधना चाहते हैं? बांधना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसे बांधने के बाद ही इस्तेमाल कर सकता हूं? शी फैंग को पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हालांकि उसने बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला को अपने हाथ में पकड़ रखा था, फिर भी वह इसके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर पा रहा था।
ईश्वर के राज्य में प्रथम श्रेणी की रहस्यमयी ज्वाला भी अत्यंत दुर्लभ थी। अपने पिछले जीवन में वह कभी भी रहस्यमयी ज्वाला के संपर्क में नहीं आया था, और यह पहली बार था जब उसे पता चला कि ज्वाला का उपयोग करने से पहले उसे बांधना आवश्यक है। उसे याद आया कि रहस्यमयी ज्वाला को गिल्ड के गहराई कक्ष में रखा जा सकता था। इस तरह गिल्ड के सभी सदस्य इसका उपयोग कर सकते थे और इसे ले नहीं जा सकते थे। तो आखिर यह रहस्यमयी ज्वाला एक बाध्य वस्तु क्यों थी? शी फैंग ने विवरणों पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसने तुरंत बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला को बांधने का विकल्प चुना ताकि वह इसके प्रभावों का अध्ययन कर सके। शी फैंग द्वारा बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला को बांधने का विकल्प चुनने के बाद अचानक बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला रूपांतरित होने लगी। शी फैंग की हथेली में छोटी सी ज्वाला क्षण भर के लिए तीव्र हो उठी और पूरी हथेली को अपनी चपेट में ले लिया। शी फैंग को तुरंत अपने हाथ के चारों ओर झुलसा देने वाली गर्मी का एहसास हुआ, मानो उसने अपना हाथ उबलते पानी में डुबो दिया हो। पहले वह बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला की तीव्र गर्मी को महसूस नहीं कर पा रहा था, और अब जाकर उसे वास्तव में उसकी गर्मी का अनुभव हुआ। हालांकि उसने ज्वाला को वापस अपने थैले में रखने की कोशिश की, लेकिन बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बजाय एक बाइंडिंग लोडिंग बार दिखाई दिया, जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। सफलतापूर्वक सम्लन हो गया 3%, 4%, 5%। क्या ये बंधन नहीं है? ये सम्लन में क्यों बदल गया? हरे रंग की सम्लन पट्टी को देखकर शी फैंग बेचैन हो गया। वह अभी जो दर्द महसूस कर रहा था उसे भी वह मुश्किल से सहन कर पा रहा था। हालांकि लो का तापमान लगातार बढ़ रहा था, जबकि सम्लन की गति अत्यंत धीमी थी। यदि यही स्थिति बनी रही तो शी फैंग अंततः दर्द से ही मर जाएगा। जैसे ही शी फैंग ने दर्द की अनुभूति प्रणाली के इंटरफेस को सक्रिय किया, जिसका उद्देश्य दर्द की सभी इंद्रियों को बंद करना था, उसके जलते हुए हाथ में अब गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। इसके बजाय उसे अपनी हथेली पर ठंडक का एहसास हुआ, मानो वह बर्फीले ठंडे पानी में डूबी हो। क्या सम्लन पूर्ण हो गया है? शी फैंग ने फ्यूजन बार पर एक और नजर डाली। उसमें 8% दिखा रहा था, जो अभी भी 100% तक पहुंचने से बहुत दूर था। हालांकि चूंकि अब गर्मी नहीं थी, इसलिए शी फैंग ने दर्द महसूस करने वाली प्रणाली को बंद करने का विचार छोड़ दिया। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद उसका जलता हुआ हाथ बर्फ के टुकड़े के अंदर होने की तरह और भी ठंडा होता चला गया। शी फैंग उस कड़ाके की ठंड से कांप उठा। जब ठंड असहनीय हो गई, तभी उसके हाथ के चारों ओर की ज्वाला फिर से गर्म हो गई। इस तरह ज्वाला लगातार गर्म और ठंडी होती रही। शी फैंग इस घटना का कारण समझ गया। अपने नाम के अनुरूप बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला में बर्फ और आग दोनों के गुण थे। हालांकि शी फैंग अब बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला की यातना सहन नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने दर्द महसूस करने की प्रणाली को बंद कर दिया। सिस्टम आइस ब्लू डेविल फ्लेम के सम्लन की प्रक्रिया के दौरान यदि दर्द की अनुभूति 20% से कम हो जाती है, तो सम्लन विफल हो जाएगा और खिलाड़ी को एक निश्चित मात्रा में क्षति होगी। क्या आप वाकई दर्द प्रणाली को बंद करना चाहते हैं? धिक्कार है। शी फैंग ने इस घृणित व्यवस्था पर गुस्सा करने से खुद को रोक नहीं पाया। यह सिस्टम स्पष्ट रूप से उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा इसमें यह भी नहीं बताया गया था कि स्थायी क्षति किस प्रकार की थी। सम्लन की प्रक्रिया पहले ही 30% तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वह बीच में ही हार नहीं मान सकता था। स्थिति को लेकर असहाय होकर शी फैंग ने अपनी पीड़ा की अनुभूति को मूल 40% से घटाकर 20% तक ही सीमित रखा। इस तरह वह किसी तरह पीड़ा को सहन कर सका। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। फ्यूजन बार के 50% तक पहुंचने के बाद बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला शी फैंग के पूरे शरीर में फैलने लगी, जिससे शी फैंग एक जलते हुए आदमी में बदल गया। शी फैंग का पूरा शरीर घोस्ट राइडर की तरह गहरे नीले रंग की ज्वाला से जलने लगा। हालांकि घोस्ट राइडर की ज्वाला की तुलना में शी फैंग के शरीर को जलाने वाली ज्वाला कहीं अधिक शुद्ध और चमकदार थी। यहां तक कि उसके पैरों के नीचे की जमीन भी पिघलने लगी थी। गहराई कक्ष के फर्श को उच्च तापमान का सामना करने के लिए विशेष सुदृढ़ीकरण तकनीकों से तैयार किया गया था। गहराई कक्ष का फर्श गुप्त चांदी के हथियार से भी कहीं अधिक मजबूत था। हालांकि ये फर्श शी फैंग के शरीर के चारों ओर फैली ज्वाला का सामना नहीं कर सका। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ज्वाला से निकलने वाला तापमान कितना भयावह होगा। अभी अगर कोई कांस्य हथियार का इस्तेमाल करके शी फैंग पर हमला करता है, तो संभवतः वह प्रचंड ज्वाला शी फैंग के पास पहुंचने से पहले ही हथियार को पिघला देगी। सौभाग्य से शी फैंग को दर्द का अच्छा खासा अनुभव हो चुका था। उसने अपनी दर्द सहने की क्षमता को भी घटाकर 20% कर लिया था।
अन्यथा वो बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला के लगातार बदलते तापमान को सहन नहीं कर पाता। 20 मिनट तक इसी प्रक्रिया से गुजरने के बाद आइस ब्लू डेविल फ्लेम का विलय अंततः पूरा हो गया। सिस्टम, बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला को खिलाड़ी ये फैन की निजी संपत्ति के रूप में बांध दिया गया है। सिस्टम, आइस ब्लू डेविल फ्लेम का सम्मेलन पूरा हो गया है। आइस ब्लू डेविल फ्लेम के तापन से गुजरने के बाद खिलाड़ी के शरीर में सुधार हुआ है। ताकत जोड़ 10, सहनशक्ति जोड़ 10, चपलता जोड़ 10, बर्फ प्रतिरोध जोड़ 20, अग्नि प्रतिरोध जोड़ 20। आइस ब्लू डेविल फ्लेम को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम। क्या ये भी संभव है? शी फैंग चौंक गया। आइस ब्लू डेविल फ्लेम फौजेस के लिए कितना मूल्यवान था, इस बात को नजरअंदाज करते हुए शी फैंग ने सोचा भी नहीं था कि फ्यूजन के बाद ये किसी खिलाड़ी के शारीरिक बल को भी बढ़ा सकता है। शी फैंग ने बड़ी आसानी से 30 एट्रीब्यूट पॉइंट्स और आइस रेजिस्टेंस व फायर रेजिस्टेंस दोनों में 20-20 पॉइंट्स हासिल कर लिए थे। गॉड्स डोमेन में रेजिस्टेंस हासिल करना बेहद मुश्किल था और 1 पॉइंट की वृद्धि का भी बड़ा प्रभाव पड़ता था। 20 पॉइंट्स की वृद्धि तो और भी बड़ी बात थी। इतनी वृद्धि कई मैच क्लासेस में निराशा पैदा करने के लिए काफी थी। अगर फायर मैजिक पहले शी फैंग को 100 डैमेज दे सकता था, तो अभी अगर वह उसे 30 डैमेज भी दे पाए तो भी काफी होगा। इसके बाद शी फैंग ने मन ही मन एक नाम का जाप किया और उसकी हथेली के बीचों बीच एक गहरे नीले रंग की ज्वाला प्रकट हुई। ये सचमुच बर्फीली नीली शैतान ज्वाला थी। शी फैंग के विचारों के साथ साथ ज्वाला स्वतंत्र रूप से गतिमान रही, कभी बड़ी तो कभी छोटी। बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला स्तर 2 रहस्यमय ज्वाला। इसका उपयोग युद्ध में क्षति को 20% तक बढ़ाने के लिए किया जा सकता है और बर्फ या अग्नि से संबंधित कौशलों को अतिरिक्त 40% क्षति पहुंचाता है। साथ ही ये औषधि निर्माण, धातु शिल्प और खाना पकाने की सफलता दर को 10% तक बढ़ा देता है। ये गुण शी फैंग की कल्पना से कहीं अधिक थे। अपने पिछले जीवन में उन्हें कभी भी रहस्यमय ज्वालाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी कि वे किसी खिलाड़ी की युद्ध क्षमता को बढ़ा सकती हैं। ये भी असंभव था कि रहस्यमय ज्वालाएं केवल इसी जीवन में किसी खिलाड़ी की युद्ध क्षमता को बढ़ाएं। इसलिए एकमात्र संभावना यही थी कि जिन खिलाड़ियों को रहस्यमय ज्वालाएं प्राप्त हुईं, उन्होंने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बताया और चुपचाप इस सौभाग्य का आनंद लिया। रहस्यमय ज्वाला की गहराई और औषधि निर्माण की सफलता दर बढ़ाने की क्षमता ही ईश्वर के क्षेत्र की सभी प्रमुख शक्तियों में हलचल मचाने के लिए काफी थी। यदि यह जानकारी लीक हो जाती कि यह किसी खिलाड़ी की युद्ध क्षमता को बढ़ा सकती है, तो रहस्यमय ज्वालाओं के लिए प्रतिस्पर्धा और भी तीव्र हो जाती। गहराई करने वालों और औषधि निर्माताओं के लिए रहस्यमय ज्वाला प्राप्त करने का कोई अवसर ही नहीं बचता। रहस्यमय ज्वालाओं को हमेशा औषधि निर्माण और ढलाई में सबसे अधिक लाभ देने वाला माना जाता था, लेकिन शी फैंग के विचार में औषधि निर्माण सीखने वाले तत्ववादियों को ही सबसे अधिक लाभ मिलता था। मूल रूप से एक तत्ववादी की क्षति बहुत भयावह होती थी। वे मानव तोपों के समान थे। यदि उन्हें बर्फ और अग्नि से संबंधित कौशलों में उन्नयन प्राप्त हो जाए, तो अन्य लोग अवाक रह जाएंगे। इसके अलावा आइस ब्लू डेविल फ्लेम मूल रूप से अपने उपयोगकर्ता की क्षति को 20% तक बढ़ा देती है, जिसका अर्थ है कि आइस ब्लू डेविल फ्लेम रखने वाले तत्ववादी की क्षति क्षमता 60% तक बढ़ जाएगी। आइस ब्लू डेविल फ्लेम रखने वाला तत्ववादी समान स्तर के और समान गुणवत्ता वाले उपकरणों वाले एमटी को केवल 2 या 3 चालों में आसानी से मार सकता था। हालांकि शी फैंग एक एलिमेंटलिस्ट नहीं था, फिर भी आइस ब्लू डेविल फ्लेम ने उसकी युद्ध शक्ति में अपेक्षाकृत बड़ी वृद्धि प्रदान की। आइस ब्लू डेविल फ्लेम के साथ शी फैंग को लगा कि भविष्य में अपने कौशल का विकास अग्नि या बर्फ से संबंधित गुणों की ओर अधिक निर्देशित होना चाहिए। इस तरह वह आइस ब्लू डेविल फ्लेम का उपयोग करके अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता था। इसके बाद शी फैंग ने कठोर पत्थरों का एक ढेर निकाला और उन्नत धार तेज करने वाले पत्थर बनाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी गहराई की दक्षता में वृद्धि हुई। एडवांस्ड वेटस्टोन बनाने की सफलता दर 60% थी और हर सफलता के साथ दक्षता में 1 अंक की वृद्धि की संभावना थी। हालांकि कांस्य उपकरण बनाने की तुलना में दक्षता में वृद्धि उतनी नहीं थी, लेकिन एडवांस्ड वेटस्टोन बनाने में लगने वाला समय काफी कम था। शी फैंग को केवल कठोर पत्थरों को बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला में थोड़ी देर के लिए जलाना था, उसके बाद अपने हथौड़े से कुछ प्रहार करने थे और इस तरह एडवांस्ड वेटस्टोन तैयार हो जाता था। अगर शी फैंग ग्लिमर चेस्ट प्लेट्स बनाता, तो वह उन्हें ज्यादा कीमत पर नहीं बेच पाता। आखिरकार कई गिल्ड पहले से ही उस आइटम को बेच रहे थे। दूसरी ओर स्टोनहैमर टाउन से खरीदे गए फोर्जिंग डिजाइन से उच्च स्तरीय ब्रॉन्ज इक्विपमेंट और मिस्टीरियस आयरन इक्विपमेंट बनाना भी उतना कारगर नहीं था।
उसके लिए बेहतर यही होगा कि वह इंटरमीडिएट फोर्जिंग अप्रेंटिस बन जाए, जिससे उसकी सफलता दर थोड़ी बढ़ जाएगी। उस समय तक उसके लिए उन फोर्जिंग डिजाइन्स का इस्तेमाल शुरू करना भी आसान हो जाएगा। इसी बीच जब शी फैंग उन्नत धार तेज करने वाले पत्थर बना रहा था, तब पूरे रेड लीफ टाउन में तनाव बढ़ गया। हालांकि ये केवल शी फैंग और मार्शल यूनियन द्वारा एक दूसरे पर इनाम रखने के मामले के कारण ही नहीं था। गॉड डोमेन के विकास के बाद उत्पन्न संकट भी एक कारण था। जंगली राक्षसों की बढ़ती कठिनाई, नए खिलाड़ियों की भारी आमद और शी फैंग द्वारा नीलामी घर में सामान की भारी बिक्री के कारण वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ीं। महज 2 घंटों के भीतर ही वस्तुओं की कीमतें दोगुनी हो गईं, जिससे कई खिलाड़ियों ने अपनी शिकायतें व्यक्त की। पहले उनकी एक दिन की कमाई बहुत कम होती थी। उन्हें जंगल में कई जरूरी चीजें खरीदनी पड़ती थीं, जैसे कि खाना पीना, रिटर्न स्क्रॉल्स वगैरह। इसके अलावा रीजनरेशन पोशंस और माना रिकवरी पोशंस भी जरूरी थे। लेकिन इन सभी चीजों की कीमतें अचानक आसमान छू गईं। जिन वस्तुओं की कीमतें सबसे अधिक बढ़ी हैं, उनमें उपकरण सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। पहले 20 तांबे के सिक्कों में एक खिलाड़ी लेवल 2 का सामान्य उपकरण खरीद सकता था। अब इसके लिए उन्हें 40 तांबे के सिक्कों की आवश्यकता होगी। कांस्य और उससे उच्च स्तर के उपकरणों की कीमतों में तो और भी अधिक वृद्धि हुई है। लेकिन अच्छे उपकरणों के बिना वे राक्षसों का शिकार कैसे कर सकते थे? इसलिए इस समय अधिकांश खिलाड़ियों का यही मानना था कि उन्हें हर हाल में अच्छे उपकरण हासिल करने ही हैं, भले ही इसके लिए उन्हें औषधियों पर खर्च होने वाले पैसे बचाने पड़े। अच्छे उपकरणों के साथ वे आसानी से किसी समूह में शामिल हो सकते थे। इससे राक्षसों को मारने की उनकी क्षमता भी बढ़ जाती और कुछ ही समय में वे अपने पैसे वापस कमा लेते। परिणामस्वरूप उपकरणों की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं। इसी तरह इस घटना के कारण वास्तविक जीवन में धनी कई खिलाड़ियों ने उपकरण खरीदने के लिए क्रेडिट का उपयोग करके सिक्के खरीदे, जिससे सिक्कों की कीमत में भी भारी उछाल आया। इस स्थिति को देखते हुए रेड लीफ टाउन के खिलाड़ी शी फैंग और मार्शल यूनियन द्वारा घोषित इनाम के प्रति और भी सतर्क हो गए। जो खिलाड़ी पहले भाग लेने में रुचि नहीं रखते थे, वे भी सक्रिय हो गए। कई विशेषज्ञ शी फैंग और उनके साथियों की तलाश में जुट गए, वहीं कुछ ने मार्शल यूनियन को अपना निशाना बना लिया। ये फैंग की पार्टी का शिकार करने के लिए एक दल बनाओ। खिलाड़ी का स्तर 6 या उससे ऊपर होना चाहिए और उसके पास कांस्य धातु के सभी उपकरण होने चाहिए। जो भी इन शर्तों को पूरा करते हैं, कृपया मेरे स्थान पर एकत्रित हों। मार्शल यूनियन के सदस्यों का शिकार करने के लिए एक दल बनाएं। लेवल 5 या उससे ऊपर होना अनिवार्य है। जो लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, वे इस मौके को न चूकें। इसी बीच रेड लीफ टाउन के चौक में कई खिलाड़ी पार्टी में भर्ती के लिए जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। हालांकि अब उनका निशाना राक्षस नहीं, बल्कि खिलाड़ी थे। अचानक शी फैंग और मार्शल यूनियन के शिकार के खेल ने रेड लीफ टाउन के सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लाल पत्तों वाले जंगल के अंदर, जहां हरी घास तकिए की तरह मुलायम थी, लेवल 5 के खिलाड़ियों की एक टीम ने 3 लेवल 5 के वनभेड़ियों के एक समूह को घेर लिया। खिलाड़ी युद्ध में सहजता से आगे पीछे होते रहे और धीरे धीरे तीनों वनभेड़ियों को हार की ओर धकेलते रहे। कुछ ही क्षणों में एक वनभेड़िया उस पर फेंके गए बड़े अग्नि गोले से मारा गया, जबकि शेष 2 वनभेड़ियों के पास केवल थोड़ी सी ही शक्ति बची थी। लीडर, हम पहले से ही लेवल 5 पर हैं। हम लगातार एक ही तरह के वनभेड़ियों को मारते मारते थक गए हैं। चलिए सीधे लेवल 6 के घास के मैदान के शेर के बच्चों को मारते हैं। मैंने सुना है कि वहां से काफी अच्छा लूट मिलता है। इसके अलावा वहां सभी को अधिक अनुभव प्राप्त होगा। उस साहसी और शक्तिशाली ढाल योद्धा ने वनभेड़िए के हमले को रोकते हुए कहा। छोड़ो इसे। इन मुश्किल समय में तुम ये भूल रहे हो कि हमारे मार्शल यूनियन के हर सदस्य पर इनाम रखा गया है। हम में से हर एक की कीमत एक चांदी का सिक्का है और बहुत से लोग इस सौदे की तलाश में हैं। पार्टी के नेता, जो एक एलिमेंटलिस्ट थे, ने सिर हिलाया। उन्हें लगा कि शील्ड वॉरियर का सुझाव बहुत जोखिम भरा था। नेता, तुम कब से इतने काया हो गए हो? मोम जैसी त्वचा वाले एक बरसेरकर ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए तिरस्कारपूर्वक पूछा। पहले जब हम एलीट मॉन्स्टर्स और इक्विपमेंट छीन लेते थे और यहाँ तक कि दूसरे खिलाड़ियों को मार भी डालते थे, तब मैंने तुम्हें कभी हिचकिचाते हुए नहीं देखा था। दूसरे लोग चाहे जो भी कहें, रेड लीफ टाउन में मार्शल यूनियन एक प्रसिद्ध और बड़ा संघ है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वे लोग इतने मूर्ख होंगे कि हमें मारने की हिम्मत करेंगे। अगर वे आते भी हैं तो हम उन्हें मार गिराएंगे और झटपट पैसा कमा लेंगे। एलिमेंटलिस्ट पार्टी के नेता ने सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि उसके अधीनस्थ के शब्द तर्कसंगत प्रतीत होते हैं। रेड लीफ टाउन में केवल मार्शल यूनियन ही दूसरों को धमकाती थी।
जो कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत करता वह मौत को दावत देता था। इसके बाद एलिमेंटलिस्ट पार्टी के नेता ने कहा, ठीक है, इन 2 वन भेड़ियों को मारने के बाद हम घास के मैदान के शेर के शावकों को मारने जाएंगे। अरे हाँ, ढाल योद्धा मुस्कुराया और अपनी ढाल का इस्तेमाल करते हुए एक वनभेड़िए को हवा में उछाल दिया। फिर उसने दूसरे वनभेड़िए पर वीर प्रहार किया और उसकी बची हुई शक्तियां भी नष्ट कर दी। मार्शल यूनियन की टीम द्वारा आखिरी वनभेड़िए को मार गिराने के तुरंत बाद उन्होंने अचानक पाया कि वे 20 से अधिक खिलाड़ियों की एक टीम से घिरे हुए हैं। इतना ही नहीं, इन सभी खिलाड़ियों का नाम लाल था और स्पष्ट रूप से वे पहले ही कई खिलाड़ियों को मार चुके थे। भाइयों, इस बार हमारी किस्मत अच्छी है। ये सभी मार्शल यूनियन से हैं। लाल रंग की एक आकर्षक महिला हत्यारी ने छुपकर अपना असली रूप दिखाया। मार्शल यूनियन के खिलाड़ियों को देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मार्शल यूनियन के सदस्यों के शरीर में तुरंत सिहरन दौड़ गई। यह महिला हत्यारी स्पष्ट रूप से इस पूरी टीम की जासूस थी। हालांकि उसे इतने समय से उनके दल के पास ही छिपा रहना चाहिए था, लेकिन उन्हें उसकी मौजूदगी का जरा भी पता नहीं चला। तुम सब क्या करने की कोशिश कर रहे हो? एलिमेंटलिस्ट पार्टी के नेता ने ठंडे स्वर में पूछा। उसकी निगाहें अपने आसपास के वातावरण पर टिकी हुई थीं। हम क्या कर रहे हैं? महिला हत्यारे ने मार्शल यूनियन के पार्टी नेता की ओर खुशी से मुस्कुराते हुए कहा और हंसते हुए बोली, बेशक, हम यहाँ आपके साथ कुछ खुशनुमा काम करने आए हैं। सिस्टर फायर डांस, तुम इन पर अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो? चलो इन्हें मार डालते हैं और बात खत्म करते हैं। घेरे में खड़े रेंजरों में से एक बेचैन होकर बोला। उसका धनुष पहले से ही तैयार था और मार्शल यूनियन के पादरी की ओर निशाना साधे हुए था। मार्शल यूनियन के शील्ड वॉरियर को पता था कि ये खिलाड़ी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए उसने धमकी देते हुए कहा, तुम लोग सोच समझकर फैसला करो। मार्शल यूनियन के दुश्मन बनने पर तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। ये फैन का काम तमाम होने तक हम उन लोगों से बदला लेंगे जिन्होंने हमारे गिल्ड के सदस्यों पर हमला करने की हिम्मत की। सोच समझकर ही कदम उठाओ, कोई गलती मत करना। क्या मार्शल यूनियन वाकई इतनी अद्भुत है? फायर डांस नाम की महिला हत्यारी ने अपने हाथ में खंजर से खेलते हुए कहा। होठों को हल्का सा सिकोड़ते हुए उसने कहा, मैंने सुना है कि मेरे आदर्श ये फैन के हाथों आप लोगों को करारी हार का सामना करना पड़ा था। और चूंकि तुम लोगों ने मेरे आदर्श से पंगा लेने की हिम्मत की है, तो यह मुझसे पंगा लेने के बराबर ही है। तुम सबको यहीं मर जाना चाहिए। भाइयों, कार्रवाई करो, उनमें से किसी को भी भागने मत दो। फायर डांस का आदेश सुनकर मार्शल यूनियन के चारों ओर मौजूद 20 से अधिक खिलाड़ी तेजी से आगे बढ़े। इसी बीच मार्शल यूनियन के दल के नेता के पीछे अचानक फायर डांस नाम की महिला हत्यारी प्रकट हुई। उसने तुरंत ही एलिमेंटलिस्ट को बेहोश कर दिया और अपने बर्फीले खंजर से उसकी गर्दन पर वार किया। फिर उसने पीठ पर वार करके और आंतें चीरकर दल के नेता की तुरंत जान ले ली। उसकी तकनीकें तेज और कारगर थीं। मार्शल यूनियन के अन्य सदस्य इस दृश्य को देखकर बेहद स्तब्ध रह गए, उनकी धड़कनें थम सी गईं। तुरंत ही वे मुड़े और भाग गए। लेकिन क्या भागना इतना आसान था? तुरंत ही एलिमेंटलिस्ट्स की बर्फ की दीवारों ने उनके भागने का रास्ता रोक दिया और फिर बर्फ के गोलों ने उनकी गति को कम कर दिया। कई बरसेरकर्स ने अलग अलग अपने लक्ष्यों पर चार्ज का इस्तेमाल किया और फिर ब्रेक्स का, जिससे मार्शल यूनियन के सदस्यों की गति एक बार फिर बहुत कम हो गई। कछुए से भी धीमी गति से भागने के कारण मार्शल यूनियन के सदस्य कुछ ही क्षणों में मारे गए। लूट का सारा सामान जल्दी से समेट लो, हम अपने अगले लक्ष्य की तलाश में निकलेंगे, फायर डांस ने आदेश दिया। ये लोग तो वाकई मोटे हैं। इन्होंने हमारे भंडार में कांस्य के 3 उपकरण जमा कर दिए हैं। ये देखकर तो वाकई हैरानी होती है कि कहीं ज्यादा शक्तिशाली ये फैन की टोली कितनी मोटी होगी, एक दुबले पतले बरसेकर ने गिरे हुए सामान को उठाते हुए कहा। मार्शल यूनियन के सदस्यों द्वारा छोड़े गए कांस्य उपकरणों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वाटर बफेलो, क्या तुम मेरे आदर्श के टीममेट्स के बारे में कुछ सोच रही हो? फायर डांस ने बरसेरकर की ओर देखते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। तुरंत ही जल भैंस नामक उग्र योद्धा कांप उठा और जल्दी से हंसते हुए बोला, मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? मैं तो बस मन ही मन कल्पना कर रहा था। अगर मैंने सचमुच उनसे पंगा लिया होता तो मैं उनके हाथों मरने के लिए ही वहां होता। कम से कम तुम्हें अपनी हदें तो पता है, फायर डांस ने चिढ़कर कहा। फिर वह मुड़ी और अपने अगले लक्ष्य की तलाश में निकल पड़ी। रेड लीफ टाउन, स्लम एरिया, द एन्चांटेड बार। पेंग। अपने अधीनस्थों से मिली रिपोर्ट को देखने के बाद आयरनस्वॉर्ड लान ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी शराब की बोतल तोड़ दी। मुझे कौन बता सकता है कि वास्तव में क्या हो रहा है?
ऐसा क्यों है कि सिर्फ हमारे ही सदस्य मर रहे हैं, जबकि ये फैंग के साथियों का कोई नामोनिशान नहीं है? उनके अधीनस्थों की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 2 घंटों के भीतर रेड लीफ टाउन में तैनात मार्शल यूनियन के सभी सदस्यों में से 58 की मृत्यु हो चुकी थी। मरने वालों में से 9 तो अपने गिल्ड के शीर्ष अधिकारी या कुलीन वर्ग के सदस्य थे। मृत्यु के कारण न केवल उनका एक स्तर कम हो गया, बल्कि उनके कुछ उपकरण भी नष्ट हो गए। यह मार्शल यूनियन की रेड लीफ टाउन शाखा के लिए एक बड़ा नुकसान था। इसके अलावा आयरनस्वॉर्ड लान को उनकी हानि की भरपाई करनी पड़ी। इसके अलावा भारी संख्या में हुई मौतों ने मार्शल यूनियन के सदस्यों की वफादारी पर गहरा असर डाला था। कई लोग गिल्ड छोड़ने के बारे में सोचने लगे थे क्योंकि वे इस शिकार के खेल में घसीटे जाना नहीं चाहते थे। यदि इस मामले का जल्द समाधान नहीं हुआ तो रेड लीफ टाउन स्थित मार्शल यूनियन की शाखा जल्द ही टूट जाएगी। बॉस आयरनस्वॉर्ड, क्या वे कहीं छिपे हुए हैं? क्यों न हम उन पर इनाम की राशि बढ़ा दें? इससे शायद असली विशेषज्ञ आकर्षित हो जाएं, ड्रिफ्टिंग ब्लड ने सुझाव दिया। ठीक है, इनाम तुरंत बढ़ा दो। मुझे विश्वास नहीं है कि हम उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे, आयरनस्वॉर्ड लान ने सिर हिलाया। फिर उसने आगे कहा, याद रखना, जैसे ही तुम्हें कोई जानकारी मिले तुरंत एब्सोल्यूट हेवन से संपर्क करना। ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए बॉस, मैं तुरंत जानकारी पहुंचा दूंगा। एक मध्यवर्ती गढ़ाई कक्ष के अंदर शी फैंग ने एक ही कार्य को बार बार दोहराया। शी फैंग ने एक कठोर पत्थर निकाला और तुरंत उस पर बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला से प्रहार किया। फिर उसने रूनिक हथौड़े से उस पर कुछ बार प्रहार किया और बहुत जल्दी एक उच्च गुणवत्ता वाला उन्नत धार लगाने वाला पत्थर बना लिया। सिस्टम, उन्नत धार लगाने वाला पत्थर सफलतापूर्वक तैयार हो गया है। धार लगाने की दक्षता में 1 अंक की वृद्धि हुई। 200 अनुभव अंक प्राप्त हुए। उन्नत धार तेज करने वाला पत्थर उपभोज्य वस्तु। जब इसका उपयोग लेवल 20 या उससे नीचे के हथियार पर किया जाता है तो यह उसकी मजबूती को 8 से 12 अंक तक बढ़ा देता है। साथ ही ये 30 मिनट की अवधि के लिए हथियार की क्षति को 3% तक बढ़ा देता है। उपयोग की शेष संख्या 3। खेल के बाद के चरणों में इस वस्तु का महत्व लगातार बढ़ता जाता था। इसका कारण ये था कि राक्षसों की शक्ति बढ़ने के साथ साथ हथियार को होने वाला नुकसान भी बढ़ता जाता था। यह विशेष रूप से लेवल 7 और उससे ऊपर के राक्षसों के लिए सच था, क्योंकि उनमें से कुछ के पास ऐसे कौशल होते थे जो हथियार की मजबूती को काफी कम कर सकते थे। इसलिए गॉड डोमेन के जंगलों में अभ्यास और लड़ाई के दौरान धार तेज करने वाले पत्थर एक आवश्यक वस्तु बन जाते थे। सामान्य धार तेज करने वाले पत्थर की तुलना में उन्नत धार तेज करने वाला पत्थर न केवल हथियार की मजबूती को बढ़ाता है, बल्कि उसकी तीक्ष्णता को भी बढ़ाता है, जिससे हथियार का नुकसान 3% तक बढ़ जाता है। ये प्रभाव किसी बफ के समान है और इससे हाथापाई करने वाले खिलाड़ियों को बहुत फायदा होगा। कई हाथापाई करने वाले खिलाड़ी इस आइटम को पाने के लिए होड़ करेंगे और पहला खरीदने के बाद भी और खरीदने को तैयार रहेंगे। कोई भी खिलाड़ी राक्षसों से लड़ते समय जानबूझकर अपना नुकसान कम नहीं करना चाहेगा, भले ही यह सिर्फ 3% की कमी ही क्यों न हो। जैसे ही शी फैंग ने एडवांस्ड वेटस्टोन का काम पूरा किया। सिस्टम, बधाई हो, आप इंटरमीडिएट फोर्जिंग अप्रेंटिस के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले खिलाड़ी हैं। आपने 50,000 अनुभव अंक प्राप्त किए। आपको 10 रूनिक स्टील पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। टेल नोट्स 1 मोटा, यह मोटापे वाला, मोटापा नहीं है। इस शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो खेल उपकरण धन के मामले में बहुत धनी हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन देखने के बाद शी फैंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। 400 से अधिक उन्नत धार लगाने वाले पत्थर बनाने के बाद अंततः उन्हें मध्यवर्ती स्तर के लोहार प्रशिक्षु के पद पर पदोन्नति मिली। हालांकि उन्नत स्तर के लोहार प्रशिक्षु बनने के लिए उन्हें 3000 दक्षता अंक चाहिए थे। वे इतने कम समय में इतने अंक प्राप्त नहीं कर सके। शी फैंग ने अपने अनुभव बार पर नजर डाली। ये फिलहाल लेवल 9 के 94% पर था, लेवल 10 की सीमा से केवल 6% दूर। अगर वह थोड़ा और प्रयास करता तो वह उस सीमा को पार कर लेता। ईश्वर के क्षेत्र में हर 10 स्तरों पर गुणों में भारी वृद्धि होती थी। जब खिलाड़ी अपने पहले 10 लेवल प्राप्त कर लेते थे तो यह इस बात का संकेत होता था कि वे किसी शहर में प्रवेश कर सकते हैं। शहर में खिलाड़ियों को कई लाभ मिलते थे। वे न केवल ऐसे संसाधन खरीद सकते थे जो कस्बों में नहीं बिकते थे, बल्कि उन्हें कई उच्च स्तरीय मिशन भी मिलते थे। खिलाड़ी कम कीमत पर कांस्य उपकरण भी खरीद सकते थे, हालांकि यह खिलाड़ी की किस्मत पर निर्भर करता था। शहर पहुंचने के बाद खिलाड़ियों के लिए पैसा कमाना भी बहुत आसान हो जाता था। इसके अलावा खिलाड़ी शहर में उपलब्ध टेलीपोर्टेशन गेट का उपयोग करके उच्च स्तरीय राक्षस क्षेत्रों में जा सकते थे।
उन्हें यात्रा में बहुत अधिक समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होती थी, वे सीधे लेवल 10 या उससे अधिक के राक्षस क्षेत्रों में पहुंच जाते थे। इसके अलावा ईश्वर के राज्य का खेल वास्तव में किसी शहर में प्रवेश करने के बाद ही शुरू होता था। जब वह समय आया तो दर्जनों या सैकड़ों कस्बों के खिलाड़ी एक शहर में इकट्ठा होते थे। एक शहर में कम से कम 100,000 से अधिक खिलाड़ी होते थे। इसके अलावा व्हाइट रिवर सिटी स्टारमून किंगडम के 5 सबसे बड़े शहरों में से एक था। वहां इकट्ठा होने वाले खिलाड़ियों की संख्या 10 लाख से अधिक होती थी। उस समय विभिन्न गिल्ड अपने प्रभाव को पूरी तरह से केंद्रीकृत कर सकते थे, जिससे गिल्ड की वास्तविक शक्ति प्रदर्शित होती थी। इससे गिल्डों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ जाती थी। सीमित संसाधनों के लिए विभिन्न गिल्डों की प्रतिस्पर्धा के कारण माहौल कहीं अधिक अशांत हो जाता था। यही हाल सभी वर्चुअल रियलिटी गेम्स का था। उपलब्ध संसाधन सीमित थे और किसी शहर के क्षेत्र में सर्वोत्तम संसाधन और लेवल बढ़ाने के स्थान भी सीमित संख्या में ही होते थे। हालांकि खिलाड़ियों की भारी संख्या को देखते हुए यदि कोई खिलाड़ी तेजी से लेवल बढ़ाना और खुद को अपग्रेड करना चाहता था तो उसे इन संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। परिणामस्वरूप कमजोर खिलाड़ी खेल से बाहर हो जाते थे और पीछे छूट जाते थे। स्वतंत्र खिलाड़ियों की तो बात ही छोड़िए, एक छोटे से गिल्ड के लिए भी शहर के अंदर टिके रहने का कोई मौका नहीं होगा। बड़े गिल्ड उच्च स्तरीय संसाधनों और मूल्यवान लेवलिंग क्षेत्रों पर एकाधिकार कर लेंगे, जबकि छोटे गिल्ड और स्वतंत्र खिलाड़ी कम संसाधनों वाले स्थानों में ही सिमट कर रह जाएंगे। इसलिए यदि कोई शहर में एक पल पहले भी कदम रख पाता तो उसे जिस प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता वह काफी हद तक कम हो जाती। हालांकि इसका यह मतलब नहीं था कि दूसरों से पहले शहर में प्रवेश करने मात्र से ही कोई सुरक्षित हो जाएगा, बल्कि शहर में प्रवेश करने से पहले किसी व्यक्ति के पास जितने अधिक लाभ होते थे, शहर में प्रवेश करने के बाद उसकी स्थिति उतनी ही बेहतर होती थी। उदाहरण के लिए ब्लैकविंग सिटी को लें। अगर कोई आम खिलाड़ी इस शहर में प्रवेश करे तो वह केवल ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए ही आएगा, जो पूरी तरह से समय की बर्बादी होगी। लेकिन अगर वह किसी बड़े गिल्ड का उच्च स्तरीय सदस्य हो तो स्थिति बिल्कुल अलग होगी। अन्य देशों के गिल्डों के साथ आपसी आदान प्रदान का संबंध बनाने के अलावा वे ब्लैकविंग सिटी में मिलने वाली खास चीजें बड़ी मात्रा में खरीद सकते हैं। ऐसे लाभों से गिल्ड में बहुत सुधार हो सकता है। फिलहाल व्हाइट रिवर सिटी में शी-फैंग का स्तर पहले नंबर पर था और बाकी लोगों को उससे आगे निकलने में कम से कम 2 या 3 दिन लगेंगे। इस दौरान शी-फैंग इस अंतर को और बढ़ाना चाहता था। तभी वह व्हाइट रिवर सिटी में अपनी मनचाही जीरो विंड गिल्ड के लिए जगह बना पाएगा। तो ये है रूनिक स्टील। जैसा कि उम्मीद थी, ये तो एक अनमोल खजाना है। शी-फैंग ने अपने थैले से जादू से भरा नीले रंग का एक टुकड़ा निकाला और खुशी से उसका पूरा शरीर भर गया। शी-फैंग के पिछले जीवन में कई जालसाज रूनिक स्टील के एक टुकड़े के लिए पागलों की तरह होड़ करते थे। अगर वे उसे खरीदने में कामयाब भी हो जाते तो वे उसे अपने बच्चे की तरह संभाल कर रखते, वे उसका लापरवाही से इस्तेमाल नहीं करते थे। इस बीच शी-फैंग के पास इस समय रूनिक स्टील के 10 टुकड़े मौजूद थे। रूनिक स्टील उत्कृष्ट स्वर्ण श्रेणी की उपभोज्य वस्तु। जब इसका उपयोग लेवल 50 या उससे नीचे के फाइन गोल्ड उपकरण बनाने के लिए किया जाता है तो सफलता दर 10% बढ़ जाती है। बनाए गए उपकरण का रैंक 1 अंक तक बढ़ने की एक निश्चित संभावना होती है, जो अधिकतम फाइन गोल्ड रैंक तक हो सकती है। किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, रूनिक स्टील 100 रिफाइनमेंट स्टील से कहीं बेहतर था। इतना ही नहीं, यह उपकरण की रैंक भी बढ़ा सकता था। हाँ, इस रूनिक स्टील के साथ सिल्वर डॉन को गढ़ने में मेरी सफलता दर अब और भी अधिक होगी। शी-फैंग ने नीलामी घर से सिल्वर डाउन बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां खरीद ली थीं। पहले खरीदी गई सामग्रियों के अलावा वह कुल 16 सिल्वर डाउन बना सकता था। अकेले एक सिल्वर डाउन की कीमत ही 37 से अधिक चांदी के सिक्के थी। इतनी राशि इकट्ठा करने के लिए एक कुलीन दल को भी हार्ड मोड पार्टी डंजन पर आधा दर्जन बार छापा मारना पड़ता था। इसलिए शी-फैंग ने सिल्वर डॉन को तभी गढ़ने का विकल्प चुना जब उन्हें मध्यवर्ती गढ़ाई प्रशिक्षु के पद पर पदोन्नत किया गया था। शी-फैंग ने सिल्वर डॉन के निर्माण का डिजाइन निकाला और उसे सीखने के लिए क्लिक किया। उसने अपना पहला सिल्वर डॉन बनाने की प्रक्रिया शुरू की। पहले आइस ब्लू डेविल फ्लेम प्राप्त करने से पहले सिल्वर डॉन बनाने में उसकी सफलता दर केवल 32% थी। आइस ब्लू डेविल फ्लेम के जुड़ने के बाद सफलता दर बढ़कर 42% हो गई। यदि शी-फैंग रूनिक स्टील का उपयोग करता तो वह इसे और बढ़ाकर 52% तक कर सकता था। एक साधारण मध्यवर्ती स्तर के फोजिंग प्रशिक्षु के लिए भी सीक्रेट सिल्वर हथियार बनाने की संभावना 50% से थोड़ी अधिक थी।
यहां तक कि एक मास्टर फोर्जर भी इस सफलता दर को देखकर दंग रह जाएगा। इसका कारण ये था कि एक बेसिक मास्टर फोर्जर की सीक्रेट सिल्वर इक्विपमेंट बनाने में सफलता दर केवल 30% थी, जबकि केवल एक ग्रैंड मास्टर फोर्जर की सफलता दर 50% थी। सामग्री को परिष्कृत करने से पहले शी-फैंग ने सिल्वर डॉन बनाने की प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़ा। शी-फैंग ने सबसे पहले दार्शनिक पत्थर का उपयोग करके सामग्रियों का उच्च शुद्धता वाला शोधन किया। फिर उसने सामग्रियों को बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला में रखा और उनके विलय की प्रतीक्षा करने लगा। शी-फैंग का बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला पर 100% नियंत्रण था, इसलिए वह सामग्रियों को असाधारण रूप से अच्छी तरह से मिला सकता था। हालांकि इस बार शी-फैंग ने ढलाई की प्रक्रिया में अतुलनीय रूप से कीमती रूनिक स्टील को शामिल न करने का विकल्प चुना। पहला प्रयास तो केवल शी-फैंग के लिए सिल्वर डॉन बनाने की प्रक्रिया से परिचित होने के उद्देश्य से था। इसके अलावा उसके पास केवल 10 रूनिक स्टील के टुकड़े थे, जिनमें से प्रत्येक की कीमत कम से कम एक सोने का सिक्का थी। रूनिक स्टील प्राप्त करना अत्यंत कठिन था और अब इसका उपयोग करना व्यर्थ होता। यदि अन्य कारीगरों को पता चलता कि शी-फैंग सिल्वर डॉन बनाने के लिए रूनिक स्टील का उपयोग करने का इरादा रखता है, तो वे गुस्से में शी-फैंग को कोसते। सिल्वर डॉन मात्र 10वें स्तर का गुप्त रजत हथियार था, फिर भी शी-फैंग ने इसे बनाने के लिए रूनिक स्टील का उपयोग करने के बारे में सोचा। ऐसा करना वाकई पागलपन था। 10 मिनट बाद परिष्करण प्रक्रिया पूरी हो गई। शी-फैंग ने अपने परिष्करण उत्पाद को संतुष्टि से देखा। फिर उसने धातु के टुकड़े को निहाई पर रखा और रूनिक हथौड़े से उस पर प्रहार किया। हथौड़े की धातु पर चोट करने की आवाज से गड़ने वाले कमरे में चारों ओर चिंगारियां उड़ने लगीं। शी-फैंग हर वार को लेकर बेहद सतर्क था, उसे डर था कि एक भी गलत कदम सिल्वर डॉन के अंतिम स्वरूप को प्रभावित कर सकता है। धातु पर सैकड़ों बार प्रहार करने के बाद शी-फैंग पसीने से तरबतर हो गया। संतुष्ट होकर उसने जनरेट बटन पर क्लिक किया। इसके बाद धधकती हुई धातु आकार लेने लगी और चांदी के रंग की एक लंबी तलवार में परिवर्तित हो गई। उन्होंने हथियार से संबंधित जानकारी की जांच की। पूरे 5 सेकंड के बाद सिस्टम सिल्वर डॉन का निर्माण विफल हो गया है। शी-फैंग ने हथियार के गुणों को देखा और पाया कि यह केवल 10वें स्तर का रहस्यमयी लोहे का हथियार था। वास्तव में निर्माण प्रक्रिया विफल रही। हालांकि शी-फैंग परिणाम से बहुत निराश नहीं था। हालांकि सफलता दर 42% बताई गई थी, लेकिन शी-फैंग द्वारा पहली बार सिल्वर डॉन का निर्माण किए जाने के कारण वास्तविक सफलता दर इससे कहीं कम थी। सफलता असंभव थी, चाहे किसी भी तरह से देखा जाए। यदि वह सफल हो जाता तो ये सचमुच एक चमत्कार होता। अपनी असफलता को स्वीकार करते हुए शी-फैंग ने अपने अनुभव को अपने लिए एक सबक के रूप में संक्षेप में प्रस्तुत किया। शी-फैंग शैडो जैसी तीसरी श्रेणी की गिल्ड को शीर्ष दूसरी श्रेणी की गिल्डों में से एक बनाने में इसलिए सफल रहा क्योंकि उसमें जन्मजात प्रतिभा थी, बल्कि यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि शी-फैंग हमेशा अपने अनुभवों से सीखता और उनका विश्लेषण करता था। यदि दूसरों ने सफलता से अनुभव प्राप्त किया, तो शी-फैंग ने असफलता से अनुभव प्राप्त किया। 10 मिनट से अधिक समय तक समीक्षा करने के बाद शी-फैंग ने दूसरी बार जालसाजी शुरू कर दी। हालांकि लगभग 20 मिनट बाद यह एक और विफलता साबित हुई। उसने जो हथियार बनाया था वह अभी भी रहस्यमय लोहे की श्रेणी का ही था, हालांकि उसमें थोड़ा सुधार हुआ था, हथियार के गुण थोड़े बेहतर हो गए थे। शी-फैंग ने लगातार 6 बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा, जिससे उसे 2 से अधिक सोने के सिक्कों का नुकसान हुआ। यह महसूस करते हुए कि वह ढलाई की प्रक्रियाओं से काफी हद तक परिचित है, शी-फैंग ने सिल्वर डॉन को गढ़ने का अपना 7वां प्रयास शुरू किया। इस बार उसने रूनिक स्टील का भी इस्तेमाल किया। इसके कुछ ही समय बाद शी-फैंग ने धातु के उस टुकड़े को परिष्कृत किया, हथौड़े से पीटा और आकार दिया। जनरेट पर क्लिक करें। अचानक एक बेहद खूबसूरत हल्के नीले रंग की लंबी तलवार प्रकट हुई। तलवार की धार पर रहस्यमय चिन्ह खुदे हुए थे, जिनमें जादू की हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। एक नज़र में ही कोई समझ सकता था कि यह कोई साधारण हथियार नहीं था। शी-फैंग तुरंत उत्साहित हो गया। वह जानता था कि इस बार उसकी किस्मत चमक गई है और यह महज एक साधारण सफलता नहीं थी। मुझे आश्चर्य है कि इसके गुण क्या हैं। शी-फैंग ने हथियार के गुणों की जांच करने के लिए क्लिक किया। उसे सिस्टम द्वारा निष्कर्ष दिए जाने से पहले कुल 10 सेकंड तक इंतजार करना पड़ा। सिस्टम रूनिक स्टील का प्रभाव सक्रिय हो गया, रैंक में 1 की वृद्धि हुई। सिस्टम ब्लैक स्टील प्रतीक चिन्ह का प्रभाव सक्रिय हुआ, विशेषताओं में वृद्धि हुई। सिस्टम सिल्वर लेक को सफलतापूर्वक जाली बनाया गया है। जाली बनाने की दक्षता में 3 अंकों की वृद्धि हुई। 10,000 अनुभव अंक प्राप्त हुए। सिस्टम नोटिफिकेशन की श्रृंखला ने शी-फैंग को थोड़ा चौंका दिया।
उसने अपनी आदतों और युद्ध शैली के आधार पर सिल्वर डॉन में कुछ मामूली बदलाव ही किए थे। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनका भाग्य इतना अप्रत्याशित होगा। 100 बार कोशिश करने पर भी ये दोनों प्रभाव एक साथ दोबारा सक्रिय नहीं होंगे। सिल्वर लेक की विशेषताओं में कितनी वृद्धि हुई होगी, इसकी कल्पना मात्र ही की जा सकती है। हालांकि ये वृद्धि किस हद तक हुई होगी, यह कोई नहीं जानता था। रूनिक स्टील किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक रैंक तक बढ़ा सकता था। इसका मतलब यह था कि सीक्रेट सिल्वर रैंक को फाइन गोल्ड रैंक में अपग्रेड किया जा सकता था। ब्लैक स्टील के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ये किसी उपकरण के एट्रीब्यूट मूल्यों को बढ़ा सकता है, और यह वृद्धि आमतौर पर 5% से 25% के बीच होती है। यदि हथियार के एट्रीब्यूट 20% बढ़ जाते हैं तो ये हथियार की गुणवत्ता को एक पूरे रैंक तक अपग्रेड करने के बराबर होगा। यदि दोनों प्रभाव एक साथ जुड़ जाएं, तो परिष्कृत हल्के नीले रंग की लंबी तलवार कम से कम एक उच्च श्रेणी का फाइन गोल्ड हथियार होगी, और संभवतः एक डार्क गोल्ड हथियार भी हो सकती है। लेवल 10 का डार्क गोल्ड हथियार। खेल के इस चरण में जादुई हथियारों के अलावा यह उपलब्ध सबसे शक्तिशाली हथियार था, बस इतना ही। तुरंत ही शी फैंग ने नीली चमक बिखेरती हुई सिल्वर लेक को ऊपर उठाया और उसके गुणों की जांच की। सिल्वर लेक उत्कृष्ट स्वर्ण श्रेणी, एकधारी तलवार, स्तर 10। आवश्यक उपकरण, शक्ति 45, चपलता 80, आक्रमण शक्ति जोड़ 7-8, ताकत जोड़ 18, चपलता जोड़ 2-2, आक्रमण गति जोड़ 1, टिकाऊपन 70/70, अतिरिक्त निष्क्रिय कौशल, फ्लोइंग शैडो, हमला करते समय एक परछाई जैसा प्रभाव उत्पन्न करता है। साथ ही हमले की गति जितनी तेज होगी उतना ही अधिक नुकसान होगा। नुकसान को अधिकतम 50% तक बढ़ाया जा सकता है। ये विशेषताएं एक उच्च श्रेणी के उत्तम स्वर्ण हथियार से कहीं अधिक थीं। अतिरिक्त कौशल, फ्लोइंग शैडो के साथ सिल्वर लेक बिल्कुल एक गहरे स्वर्ण हथियार के बराबर हो गया था। इन गुणों में गति और शक्ति दोनों का संयोजन है। जैसा कि मैंने सोचा था, ये वैसा ही है। जैसे जैसे वह सिल्वर लेक को देखता गया, उसके प्रति उसका प्रेम बढ़ता गया। ईश्वर के क्षेत्र में आमतौर पर निर्मित उपकरणों में कालकोठरियों के बॉस द्वारा गिराए गए उपकरणों की तुलना में बेहतर गुण होते थे। इसके अलावा निर्मित उपकरण विशिष्ट वर्गों के लिए अधिक उपयुक्त थे। इसलिए कई विशेषज्ञ अपने लिए व्यक्तिगत रूप से हथियार और उपकरण बनवाने के लिए मास्टर फोर्जर को नियुक्त करना पसंद करते थे। इसलिए ईश्वर के क्षेत्र में कुशल जालसाजों का बहुत स्वागत और सम्मान किया जाता था। ईश्वर के क्षेत्र के विशेषज्ञ विशेष रूप से कुशल जालसाजों से मित्रता करना पसंद करते थे। मास्टर फोर्जर्स का गिल्ड के भीतर भी काफी प्रभाव होता था। ईश्वर के दायरे में कोई भी व्यक्ति किसी माहिर जालसाज को जानबूझकर नाराज नहीं करेगा। कौन जानता था कि किसी माहिर जालसाज ने पहले किस विशेषज्ञ के लिए हथियार बनाया था। अगर कोई लापरवाही से किसी माहिर जालसाज को उकसाता तो उसकी हत्या हो सकती थी या कई विशेषज्ञों द्वारा उसका पीछा किया जा सकता था। आखिरकार ये सभी विशेषज्ञ किसी माहिर जालसाज से विशेष उपकरण बनवाने की इच्छा रखते थे। केवल उपयुक्त उपकरण ही सर्वोत्तम उपकरण हो सकते हैं। हालांकि ये व्यक्तिगत हथियार और उपकरण कालकोठरी से प्राप्त उपकरणों की तुलना में केवल थोड़े ही बेहतर थे, लेकिन इन उपकरणों का उपयोग करते समय एक खिलाड़ी द्वारा प्रदर्शित युद्ध कौशल में कई गुना वृद्धि हो सकती थी। इन हथियारों और उपकरणों को विशेष उपकरण कहा जाता था। ये केवल एक व्यक्ति या एक विशेष प्रकार के व्यक्ति के लिए ही उपयुक्त थे। सिल्वर लेक एक निजी और विशेष हथियार था जिसे शी फैंग ने अपने लिए बनाया था। यदि अन्य तलवारबाज सिल्वर लेक का उपयोग करते तो ये केवल एक सामान्य फाइन गोल्ड हथियार की शक्ति प्रदर्शित करता। हालांकि शी फैंग के हाथों में ये डार्क गोल्ड हथियार की शक्ति प्रदर्शित कर सकता था। इससे पहले शी फैंग ने युद्ध में क्रिम्सन ब्लेड खो दिया था और संयोगवश उसे एक नए हथियार की आवश्यकता थी। ये सिल्वर लेक शी फैंग के लिए बहुत लंबे समय तक पर्याप्त रहेगा और उसे जल्द ही किसी नए हथियार की आवश्यकता नहीं होगी। अपना पहला व्यक्तिगत विशिष्ट हथियार तैयार कर लेने के बाद शी फैंग को काफी आत्मविश्वास महसूस हुआ। फिर उसने और भी सिल्वर डॉन हथियार बनाना शुरू कर दिया। फाइन गोल्ड रैंक वाले सिल्वर लेक को सफलतापूर्वक बनाने के बाद शी फैंग के लिए सिल्वर डॉन बनाना बहुत आसान हो गया। 2 दिन जल्दी बीत गए। दिन के दौरान शी फैंग कुछ सामान अपने नए घर में ले जाता और कुछ फर्नीचर से अपने नए घर को सजाता। फिर वह हमेशा की तरह अपने शरीर का व्यायाम करता। रात में ईश्वर के लोक में प्रवेश करने के बाद वह लगातार उपकरण बनाता रहता। इस तरह उसका पूरा समय व्यस्त रहा। कुछ समय तक शारीरिक प्रशिक्षण के बाद पोषक तत्वों के निरंतर सेवन से शी फैंग ने अपने शरीर की बनावट में स्पष्ट सुधार महसूस किया। साथ ही उसका मन भी अधिक शांत हो गया।
फिलहाल उसकी शारीरिक बनावट उसके विश्वविद्यालय के एथलीटों के औसत स्तर तक ही पहुंच पाई थी। यदि वह अगले 2 सप्ताह तक लगातार प्रयास करता रहा तो वह मार्शल आर्ट और युद्ध कला समितियों के सदस्यों के स्तर तक पहुंच सकता था। उस समय उसका शरीर पोषक तत्वों को अधिक कुशलता से अवशोषित कर सकता था, जिससे उसका मन अधिक सक्रिय हो जाता। इस बीच ईश्वर के क्षेत्र में रात के दौरान कभी कभार नीलामी घर जाकर सामग्री और सजावटी सामान खरीदने के अलावा शी फैंग ने स्टैबिंग हॉट के साथ एक बड़ा लेन देन किया। शी फैंग ने अपने पास मौजूद 5 से 7 स्तर के कांस्य उपकरण थोक में बेच दिए, जिससे उसे 2 से अधिक सोने के सिक्के और 2 लाख से अधिक क्रेडिट मिले। इसके अलावा शी फैंग ने अपना शेष समय मध्यवर्ती गहराई कक्ष में बिताया। उसने न केवल सिल्वर डॉन बनाए बल्कि ब्लैकबीड से प्राप्त कांस्य और रहस्यमय लोहे की गहराई डिजाइनों का उपयोग करके कई उपकरण भी बनाए। जब उसने अपना सारा पैसा उपकरण बनाने में खर्च कर दिया, तब भी उसने उन्नत धार तेज करने वाले पत्थर बनाना जारी रखा। 2 दिनों की अवधि में शी फैंग ने कुल 31 सिल्वर डॉन, 200 से अधिक लेवल 8 कांस्य उपकरण, 100 से अधिक लेवल 9 कांस्य उपकरण, 100 से अधिक लेवल 10 कांस्य उपकरण, 60 से अधिक रहस्यमय लोहे के हथियार, 70 से अधिक रहस्यमय लोहे के उपकरण और 2000 से अधिक उन्नत धार तेज करने वाले पत्थर बनाए थे। अगर दूसरे जालसाज इन आंकड़ों को देखते तो शायद सदमे से बेहोश हो जाते। शी फैंग की जालसाजी की गति वाकई अविश्वसनीय थी। हालांकि शी फैंग द्वारा इतनी सारी वस्तुओं का निर्माण कर पाने का मुख्य कारण उसकी विफलता की कम दर थी। इतने सारे उपकरण बनाने के बाद शी फैंग का स्तर काफी समय पहले ही 10 तक पहुंच चुका था और वह 11वें स्तर से ज्यादा दूर नहीं था। शी फैंग जब चाहे तब व्हाइट रिवर सिटी जा सकता था। हालांकि उसने अभी उस यात्रा की योजना नहीं बनाई थी। कम से कम वह व्हाइट रिवर सिटी जाने से पहले ब्लैकविंग सिटी की यात्रा करना चाहता था। शी फैंग की समझ के अनुसार औसत खिलाड़ी ज्यादातर लेवल 6 पर थे, पेशेवर खिलाड़ी लेवल 7 पर, जबकि केवल वे जुनूनी खिलाड़ी जो दिन रात गेम खेलते रहते थे शायद लेवल 9 पर थे। इसलिए शी फैंग को कोई जल्दी नहीं थी। लेवल 9 से लेवल 10 तक पहुंचने के लिए आवश्यक अनुभव XP कम नहीं था। कम से कम इसे प्राप्त करने में 1 दिन से अधिक समय लगेगा। जैसे ही शी फैंग नीलामी घर जाकर कुछ और ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन बेचने की तैयारी कर रहा था, शी फैंग को अचानक एक दिलचस्प बात पता चली। मार्शल यूनियन के सदस्य, जिन्हें वह पहले सड़कों पर देखा कर सकता था, अब कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। क्या मार्शल यूनियन पहले ही भंग हो चुकी है? शी फैंग थोड़ा हैरान था। फिर उसने मुख्य देव प्रणाली द्वारा संचालित इनाम प्रणाली का उपयोग करके ये जांच की कि इस अवधि के दौरान मार्शल यूनियन के कितने सदस्य मारे गए हैं। ईश्वर के क्षेत्र में इनाम इकट्ठा करने का काम मुख्य ईश्वर प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता था। खिलाड़ी द्वारा इनाम पूरा करने और उचित जानकारी जमा करने पर मुख्य ईश्वर प्रणाली उस जानकारी को सत्यापित करती थी। सत्यापन के बाद नियोक्ता द्वारा पहले से पंजीकृत और संग्रहीत इनाम खिलाड़ी को सौंप दिया जाता था। नियोक्ता को व्यक्तिगत रूप से जमा की गई सभी जानकारी को सत्यापित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिससे प्रक्रिया में लगने वाला समय बचता था। इससे पहले शी फैंग ने मुख्य ईश्वर प्रणाली में 5 सोने के सिक्के और 10 लाख क्रेडिट जमा किए थे, जो मार्शल यूनियन को 1 या 2 महीने तक चलाने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि अब जब शी फैंग ने इस पर नजर डाली तो वह तुरंत अवाक रह गया। उसके द्वारा रखे गए 5 सोने के सिक्के गायब हो गए थे, जबकि 10 लाख क्रेडिट में से लगभग 8 लाख क्रेडिट अभी भी शेष थे। मार्शल यूनियन के एक सामान्य सदस्य पर इनाम मात्र 1 चांदी का सिक्का या 100 क्रेडिट था। 5 सोने के सिक्कों का मतलब 500 हत्याएं थीं। यदि वह गिल्ड का एक विशिष्ट सदस्य होता तो इनाम 10 चांदी के सिक्के या 1000 क्रेडिट होता और 5 सोने के सिक्के 50 हत्याओं के बराबर होते। इतनी संख्या रेड लीफ टाउन में मार्शल यूनियन के सभी विशिष्ट सदस्यों को लेवल 0 पर वापस भेजने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा अभी भी 100,000 से अधिक क्रेडिट खर्च हो चुके थे। शी फैंग द्वारा इनाम की घोषणा किए हुए अभी 2 दिन से थोड़ा ही अधिक समय बीता था और फिर भी इतना कुछ खो चुका था। इसके साथ ही रेड लीफ टाउन में तैनात मार्शल यूनियन के लगभग सभी सदस्य मारे जा चुके थे और कई बार तो मारे भी गए। रेड लीफ टाउन में मार्शल यूनियन के लिए यह एक विनाशकारी और अपूरणीय प्रहार था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मार्शल यूनियन का कोई भी खिलाड़ी मैदान पर नहीं था। आंकड़ों और वीडियो सबूतों को देखने के बाद शी फैंग के मन में केवल एक ही शब्द था, बहुत बढ़िया। इस हद तक नुकसान झेलने से मार्शल यूनियन निश्चित रूप से पनगु हो गई थी। सभी हत्याओं में एक महिला हत्यारे ने सबसे अधिक हत्याओं का रिकॉर्ड बनाया था। उसने मार्शल यूनियन के 50 से अधिक सदस्यों का संहार किया और उनमें से कोई भी दोबारा नहीं मारा गया था।
इसी बात ने शी फैंग का ध्यान आकर्षित किया। महिला हत्यारे की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग देखने के बाद शी फैंग अभूतपूर्व रूप से स्तब्ध रह गया। उस लड़की की तकनीकें बेहद कुशल थीं और युद्ध में उसकी कौशल का उपयोग बिल्कुल सटीक था। वह निस्संदेह उन दुर्लभ कुशल हत्यारों में से एक थी। फायर डांस। शी फैंग ने पहले स्थान पर प्रदर्शित नाम को देखा और धीरे से उसे दोहराया। उसकी याददाश्त के अनुसार फायर डांस नाम की कोई कुशल महिला हत्यारी नहीं थी। इसी समय अचानक ब्लैकी की ओर से एक कॉल रिक्वेस्ट आए। क्या हुआ, ब्लैकी? शी फैंग जानता था कि ब्लैकी बिना किसी मकसद के यूं ही फोन नहीं करेगा। एकमात्र संभावना यही थी कि कुछ हुआ होगा। भाई फैंग, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मार्शल यूनियन के उन कमीनों ने हमें ढूंढ लिया। उन्होंने अपने कई बेहतरीन खिलाड़ियों को हमें घेरने के लिए भेजा। उनमें मार्शल यूनियन के कुछ ऐसे विशेषज्ञ भी थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हमने घेराबंदी तोड़ने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन मेरी अक्षमता के कारण कोला ने खुद को कुर्बान कर दिया और हमारी रक्षा के लिए पीछे रुक गया। बाकी लोग भी रास्ता बनाने की कोशिश में मारे गए। अभी लोनली स्नो और मैं ही बचे हैं। भाई फैंग, आपको सावधान रहना होगा। उन्हें आपको ढूंढने का मौका बिल्कुल नहीं देना है। अगर उन्होंने ढूंढ लिया तो आपके पास रिटर्न स्क्रॉल का इस्तेमाल करने का भी समय नहीं होगा। ब्लैकी ने बेहद जल्दबाजी में कहा, उसकी आवाज में क्रोध और प्रतिरोध दोनों भरे हुए थे। जब से उसने कोला और अन्य साथियों के साथ मिलकर लेवल बढ़ाने के लिए संघर्ष करना शुरू किया था, साथ में रोमांच का सामना करते हुए और जीवन मरण के अनुभवों से गुजरते हुए उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था। लेकिन अब अपनी जान बचाने के लिए कोला और अन्य साथियों ने पीछे रुककर दुश्मनों को रोकने का फैसला किया, जबकि उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब तक की बातों को सोचते हुए ब्लैकी को अपनी कमियों पर और भी गुस्सा आ रहा था। अगर वह थोड़ा सा भी मजबूत हो जाता तो शायद उसे अपने साथियों को एक के बाद एक मरते हुए न देखना पड़ता। तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। ब्लैकी की खबर सुनकर शी फैंग गुस्से से आग बबूला हो गया। फिर भी बोलते समय उसने अपना संयम बनाए रखा। भाई फैंग, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। इस समय मार्शल यूनियन के बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद हैं। साथ ही यहाँ कई विशेषज्ञ भी हैं। मैं लोनली स्नो के साथ भागने का कोई रास्ता सोचता हूँ, ब्लैकी ने सलाह दी। उसने शी फैंग से केवल इसलिए संपर्क किया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं शी फैंग गलती से मार्शल यूनियन के खिलाड़ियों से न टकरा जाए। ऐसा नहीं था कि उसे शी फैंग की ताकत पर भरोसा नहीं था, बल्कि मार्शल यूनियन के खिलाड़ियों की संख्या बहुत अधिक थी। उनमें कई विशेषज्ञ भी थे। शी फैंग उनके सामने टिक नहीं पाता। मुझे बताओ, तुम दोनों अभी कहाँ हो? शी फैंग ने हर शब्द ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में बर्फीली चमक दिखाई दे रही थी। शी फैंग की गंभीर आवाज सुनकर ब्लैकी समझ गया कि शी फैंग गंभीर है। इतना ही नहीं, शी फैंग बहुत गुस्से में था। बेबस होकर ब्लैकी ने कहा, हम गेल वैली में हैं। ठीक है, मैं तुरंत वहां पहुंच रहा हूं। सावधान रहना, कहीं गिर न जाओ, शी फैंग ने कहा। लोनली स्नो और मैं गेल वैली के भीतरी इलाकों में भाग गए हैं। यहाँ झाड़ियां और कोहरा छाया हुआ है, इसलिए हमें ढूंढना उनके लिए आसान नहीं होगा। ब्लैकी को लगा कि उसे शी फैंग से संपर्क नहीं करना चाहिए था। ऐसा करने से शी फैंग भी इस मुसीबत में नहीं फंसता। अच्छा, तो ठीक है। चूंकि आप रिटर्न स्क्रॉल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हो सकता है कोई आपको रोकने के लिए किसी खास कौशल का इस्तेमाल कर रहा हो। हालांकि आप दोनों आइसोलेशन स्क्रॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उन्हें आपको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। छिपने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ लीजिए। मैं जल्दी आ रहा हूं, शी फैंग ने कॉल काट दी। हालांकि शी फैंग को यह नहीं पता था कि मार्शल यूनियन ने खिलाड़ियों का एक और समूह कैसे ढूंढ लिया, लेकिन विशेषज्ञों के नेतृत्व में भी अगर वे ये सोचते थे कि वे उसे आसानी से धमकाने में सक्षम होंगे, तो वे बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। शी फैंग तेजी से गेल घाटी की ओर दौड़ा। गेल वैली रेड लीफ टाउन से काफी दूर थी। गति के लिए शी फैंग ने बिना किसी झिझक के स्पीड स्क्रॉल का इस्तेमाल किया। पल भर में शी फैंग की गति तेजी से बढ़ी। दौड़ते समय उसका शरीर पीछे धुंधली परछाइयां छोड़ता चला गया। अरे बाप रे, ये कौन है? ये इतना तेज कैसे हो सकता है? क्या ये हैकिंग कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो भगवान का क्षेत्र है। लेकिन ये तो वाकई बहुत तेज था। इससे पहले कि मैं उसे ठीक से देख पाता, वो गायब हो गया। वह जरूर कोई हत्यारा होगा जिसने अपनी सारी गति बढ़ाने वाली क्षमताओं को सक्रिय करके पूरी फुर्ती दिखाई होगी। शी फैंग को दौड़ते देख सभी खिलाड़ी उसकी हवा जैसी रफ्तार से दंग रह गए। वह किसी स्पोर्ट्स कार से कम नहीं था।
जब से शी फैंग लेवल 10 पर पहुंचा और उसने अपना नया हथियार सिल्वर लेक धारण किया, तब से उसकी युद्ध क्षमता लेवल 9 की तुलना में कम से कम दोगुनी हो गई थी। इसके अलावा खिलाड़ियों के लेवल 10 पर पहुंचने के बाद सभी एट्रीब्यूट्स में 10 अंक और एचपी में 100 अंक की वृद्धि हुई। इस वृद्धि के कारण लेवल 9 और लेवल 10 के खिलाड़ियों के बीच काफी अंतर आ गया। हालांकि औसत लेवल 10 के खिलाड़ी की तुलना में शी फैंग के गुण कहीं अधिक थे। अकेले आइस ब्लू डेविल फ्लेम ने ही शी फैंग के गुणों को काफी बढ़ा दिया था। इसके अलावा मैजिक वेपन, एबिसल ब्लेड और फाइन गोल्ड वेपन सिल्वर लेक का भी प्रभाव था। इतना ही नहीं, शी फैंग के पास सिल्वर मून सेट के सभी उपकरण थे, साथ ही कुछ अलग से सीक्रेट सिल्वर उपकरण भी थे। उसके पास माइट ऑफ 1000 की उपाधि भी थी। शी फैंग की ताकत अकेले ही 93 अंकों तक पहुंच गई थी। ये औसत खिलाड़ी के लिए बिल्कुल असंभव स्तर था। इसके अलावा शी फैंग की चपलता 100 अंकों की सीमा को पार कर गई थी, जिससे मध्यवर्ती चपलता का छिपा हुआ निष्क्रिय कौशल सक्रिय हो गया था। हवा की तरह खुले मैदान में लड़ाई के लिए इसे एक अद्भुत कौशल माना जाता था। इस नए निष्क्रिय कौशल से खिलाड़ियों की गति 15% और आक्रमण गति 5% बढ़ जाती थी, और सड़कों और जंगलों की झाड़ियां उन पर कोई असर नहीं डालती थीं। साथ ही स्टेमिना की खपत थोड़ी कम हो जाती थी, जिससे खिलाड़ी की जीवित रहने की क्षमता और युद्ध कौशल में काफी सुधार होता था। पहले शी फैंग को गेल वैली पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगते थे, लेकिन इस नई निष्क्रिय क्षमता की बदौलत शी फैंग को वहां पहुंचने में 1 घंटे से भी कम समय लगा। गेल वैली का बाहरी इलाका लेवल 8 का था, जबकि भीतरी इलाका लेवल 9 का। गेल वैली में न केवल बड़ी संख्या में राक्षस थे, बल्कि वे झुंड में घूमते थे। पर्याप्त ताकत के बिना इस जगह पर आना मौत को दावत देने जैसा था। फिलहाल बहुत कम खिलाड़ी ही यहां लेवल बढ़ाने के लिए आने की हिम्मत करते थे। गेल घाटी लंबी और संकरी थी। अगर 500 से ज्यादा खिलाड़ी मौजूद होते तो वे आगे बढ़ते हुए 1-1 इंच की खोज कर सकते थे। हालांकि ब्लेकी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मार्शल यूनियन ने केवल लगभग 200 खिलाड़ी भेजे थे। यह क्षेत्र को पूरी तरह से घेरने के लिए पर्याप्त नहीं था, और उनके लिए ब्लेकी और लोनली स्नो का पता लगाना आसान नहीं होगा। इसके अलावा अगर इन लगभग 200 खिलाड़ियों को ब्लेकी का पता लगाना होता तो उन्हें फैल्कर खोज दल बनाने पड़ते। इस तरह के जंगल युद्धों के बारे में शी फैंग को अतीत में काफी अनुभव था। अपने पिछले जीवन में उन्होंने कई द्वितीय श्रेणी के गिल्डों और यहां तक कि प्रथम श्रेणी के गिल्डों के साथ भी वन क्षेत्रों में युद्ध किया था। यद्यपि शामिल खिलाड़ियों की संख्या हजारों में थी, फिर भी उन्होंने अपने दुश्मनों का बेरहमी से नरसंहार किया था। ये कहा जा सकता है कि शी फैंग इस प्रकार के युद्धों से भलीभांति परिचित थे। हालांकि जिन खिलाड़ियों ने हाल ही में गॉड्स डोमेन के विकास का अनुभव किया था, उनके लिए इस तरह के युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। जैसा कि उम्मीद थी, यहाँ एक संतरी तैनात है। गेल वैली के प्रवेश द्वार पर पहुंचने से पहले शी फैंग ने अपना रूप बदल लिया था। गेल वैली में प्रवेश करने के बाद अपनी असाधारण 5 इंद्रियों की मदद से शी फैंग ने तुरंत घाटी के प्रवेश द्वार के आसपास छिपे हुए 4 लेवल 6 हथियारों का पता लगा लिया। ये सभी हत्यारे मार्शल यूनियन के जासूस थे, जो जांच पड़ताल में माहिर थे। उन्हें गेल वैली में प्रवेश करने वाले सभी खिलाड़ियों की रिपोर्ट देने का काम सौंपा गया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे खिलाड़ी दुश्मन के समर्थन में आए हैं या नहीं। इस जानकारी के आधार पर वे अपने सदस्यों को पहले से तैयारी करने और घात लगाने की योजना बनाने में सक्षम बना सकते थे। दुर्भाग्य से शी फैंग को इसका पहले ही अंदाजा हो गया था, इसीलिए गेल वैली में प्रवेश करने से पहले उसने अपना रूप बदल लिया था। मार्शल यूनियन के विशेषज्ञों को भले ही पता चल जाता कि कोई गेल वैली में आया है, लेकिन वे यह नहीं जान पाते कि वह शी फैंग है। वे उसे केवल एक स्वतंत्र खिलाड़ी के रूप में देखते जो यहां अपना स्तर बढ़ाने आया है, और वे उससे सावधान नहीं होते। शी फैंग ने इन हत्यारों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह गेल घाटी में और गहराई तक चला गया। केवल शी फैंग की ताकत के आधार पर ही उसके लिए इन 4 लेवल 6 हथियारों को मारना बेहद आसान होता। हालांकि वह ऐसा नहीं करता। ऐसा करने से दुश्मन को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता। अगर वह मार्शल यूनियन के सदस्यों को सतर्क कर देता तो बाद में घात लगाकर हमला करने पर वह अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल पाता। बॉस अनस्टेबल, गेल वैली में एक खिलाड़ी प्रवेश कर रहा है। हालांकि वह हमारा निशाना नहीं है, ये फैंग घाटी के प्रवेश द्वार पर तैनात हत्यारों में से एक ने सूचना दी। ठीक है, तुम सब वहां सतर्क रहना। जैसे ही ये फैंग गेल वैली में प्रवेश करे, तुरंत मुझे सूचना देना। साथ ही उसका पीछा करना और उसे तुम में से किसी को भी ढूंढने मत देना।
अगर तुम सब अच्छा काम करोगे तो भविष्य में तुम गिल्ड की एलीट टीम के सदस्य बनोगे, अनस्टेबल नाम के खिलाड़ी ने गंभीरता से आदेश दिया। हाँ, अपनी रिपोर्ट पूरी करने के बाद हत्यारा बेहद उत्साहित हो गया। वह और भी गंभीर हो गया और चुपचाप प्रवेश द्वार पर ये फैन का इंतजार करने लगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि जिस व्यक्ति का उसने जिक्र किया था वह बहुत पहले ही गेल घाटी में प्रवेश कर चुका था। शी फैंग के गेल घाटी में प्रवेश करने के बाद वह लगातार पेड़ों की चोटियों के बीच से आगे बढ़ता रहा। उसने अपनी तीव्र दृष्टि का उपयोग करते हुए आसपास की स्थिति का अवलोकन किया और सटीक निर्णय लिए। जी, कोई यहाँ है। बहुत जल्दी ही शी फैंग को थोड़ी दूरी पर स्थित जंगल से युद्ध की आवाजें सुनाई दी। इतना ही नहीं, यह कोई छोटा मोटा युद्ध भी नहीं लग रहा था। तुरंत ही शी फैंग चुपके से आवाजों के स्रोत की ओर बढ़ा ताकि स्थिति के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। यदि ये केवल खिलाड़ियों और राक्षसों के बीच की लड़ाई होती तो इतनी हलचल नहीं होती। इसके अलावा शी फैंग जितना करीब जाता, धातु के आपस में टकराने की आवाज और तलवारों के आपस में उलझने की कान फाड़ देने वाली चीख उतनी ही स्पष्ट होती जाती। क्या उन्होंने ब्लैकी को खोज लिया होगा? शी फैंग ने सिर हिलाया, उसे लगा कि इसकी संभावना बहुत कम है। पहले जब ब्लैकी ने उससे संपर्क किया था तब वह गेल वैली के 9वें स्तर के भीतरी क्षेत्र में था, जबकि यह गेल वैली का 8वां स्तर का क्षेत्र था और मार्शल यूनियन के लिए ब्लैकी से मिलना नामुमकिन था। जब शी फैंग युद्ध स्थल के सबसे नजदीक स्थित एक पेड़ पर कूदा तो उसने पाया कि वास्तव में खिलाड़ियों के बीच संघर्ष चल रहा था। इतना ही नहीं, लड़ाई बहुत तीव्र थी। दोनों पक्षों में से कमजोर पक्ष के पास केवल 6 खिलाड़ी बचे थे और उनके पास एक भी हील नहीं था। वहीं मार्शल यूनियन के गिल्ड प्रतीक चिन्ह वाले खिलाड़ी अभी भी काफी मजबूत थे। उनके पास कुल 18 खिलाड़ी बचे थे, जिनमें से 3 हीलर थे। हीलरों में से 2 लेवल 7 क्लैरिक थे जबकि एक लेवल 8 डर्यूड था। उन सभी ने एक जैसे कांस्य सेट के उपकरण पहने हुए थे जिनमें कुछ रहस्यमय लोहे के उपकरण भी शामिल थे। बाकी खिलाड़ियों के पास भी अपेक्षाकृत अच्छे उपकरण थे और उनमें सबसे कम लेवल वाला खिलाड़ी भी लेवल 7 का था, जिसके पास कांस्य उपकरणों का पूरा सेट था। ये 18 खिलाड़ी मार्शल यूनियन के कुलीन सदस्य थे। अगर वे कुलीन न होते तो उनके पास इस स्तर का कौशल और उपकरण न होते। वे शी फैंग द्वारा पहले सामना किए गए कुलीन खिलाड़ियों से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते थे। मार्शल यूनियन के पास इतने सारे कुलीन सैनिक कब से आ गए? शी फैंग थोड़ा हैरान था। तार्किक रूप से इतनी बार हारने के बाद मार्शल यूनियन को बहुत पहले ही कमजोर हो जाना चाहिए था। तो फिर अचानक इतने सारे कुलीन योद्धा कहां से प्रकट हो गए? इसके अलावा उनमें से हर एक के पास बेहतरीन उपकरण थे और अपने चरम पर रही मार्शल यूनियन की तुलना में वे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। रेड लीफ टाउन में उनकी शक्ति एक तीसरे दर्जे के गिल्ड के बराबर थी। ये सचमुच एक समझ से परे स्थिति थी। छोटी बच्ची, इस बार भागने की सोचना भी मत। बस आज्ञाकारी होकर अपनी मौत का इंतजार करो। मार्शल यूनियन के कमांडिंग टीम लीडर ने आकर्षक शरीर वाली महिला हत्यारे को देखते हुए ताना मारा। उस आकर्षक महिला हत्यारे को देखकर लगता था कि उसका चेहरा अंडाकार और सुंदर था, भौहें पतली थीं और आंखें पानी की तरह साफ थीं। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी, मानो कोई चमकीला मोती या चमकदार जैड हो, और उसकी सुंदरता के नीचे एक हल्की सी कोमल और प्यारी सी अदा छिपी हुई थी। क्या तुम लोग खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं बैठी रहूं और तुम मुझे मार डालो? सपने देखते रहो। अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगी। उत्तेजक दिखने वाली लड़की ने तलवारबाज टीम के नेता की ओर देखा। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और उसने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, बहन फायर डांस, आपको चले जाना चाहिए। हम उन्हें रोके रखते हैं। अगर हम इसे ऐसे ही खींचते रहे तो हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। याद रखें, अब हम रेड प्लेयर्स हैं और मौत की सजा बेहद कड़ी है। कम से कम हम 2 लेवल और 3-4 उपकरण खो देंगे। लड़की के बगल में खड़े बरसेरकर ने धीरे से कहा। हालांकि बरसेरकर बहुत ही धीमी आवाज में बोल रहा था, लेकिन असाधारण 5 इंद्रियों से लैस शी फैंग उसे स्पष्ट रूप से सुनने में कामयाब रहा। अग्नि नृत्य। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि शी फैंग को वह महिला हत्यारी जानी पहचानी लगी। बाद में पता चला कि वह फायर डांस थी, जो मार्शल यूनियन के सदस्यों को मारने में नंबर 1 स्थान पर थी। लगता है इस बार मुझे भी कुछ मदद करनी पड़ेगी। शी फैंग डाल पर खड़े खड़े हल्के से मुस्कुराया। भले ही वह फायर डांस से परिचित न हो, फिर भी वह उसकी मदद जरूर करेगा। उसके यहाँ आने का मकसद मार्शल यूनियन के सभी सदस्यों को मारना और खून की नदियां बहाना था। वह मार्शल यूनियन के खिलाड़ियों को यह सिखाना चाहता था कि एक स्वतंत्र खिलाड़ी का असली गुस्सा क्या होता है।
इस समय तलवारबाज दल का नेता जोर से हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी बच निकल सकते हो? जैसे ही हमने तुम्हें देखा, हमने अपने सभी साथियों को तुरंत आने का आदेश दिया। हमने इस जगह को बहुत पहले ही घेर लिया है। अगर तुम फिर भी भागने में कामयाब हो गए तो मैं अपनी यह बड़ी तलवार खा जाऊंगा। ऐसा लगता है कि वे हमें यहीं दफना देंगे। हमारे पास खून के निशान छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, फायर डांस ने कहा। मार्शल यूनियन के स्वॉर्ड्समैन टीम लीडर की बात सुनने के बाद फायर डांस का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अपने दांत हल्के से भींच लिए। असल में वह यहाँ मार्शल यूनियन के सदस्यों को मारने आई थी। उसने यह नहीं सोचा था कि वह मार्शल यूनियन के जाल में फंस जाएगी। बड़ी मुश्किल से घेराबंदी से बाहर निकलने के बाद इन खिलाड़ियों ने उन्हें फिर से घेर लिया। उनके बचने की संभावना पहले से ही बहुत कम थी, और अगर लगभग 20 और दुश्मन आ जाते तो बचने की वह छोटी सी उम्मीद भी खत्म हो जाती। अगर वह और उसके साथी अब मर जाते हैं तो उनके द्वारा अर्जित पूर्व अपराध मूल्य के आधार पर कम से कम उसके साथियों के 2 स्तर कम हो जाएंगे, जबकि वह कम से कम 3 स्तर और अपना सारा उपकरण खो देगी। इस तरह की क्षति उन्हें पूरी तरह से तोड़ देगी और उनकी टीम संभवतः बिखर जाएगी और फिर कभी नहीं उठेगी। हाँ, अब डरने का कोई फायदा नहीं। हमने ये घात ये फैन के लिए लगाई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग खुद को मौत के मुंह में धकेल दोगे। अब से तुम लोग जो बढ़िया हथियार इस्तेमाल करते हो वो हमारे होंगे। भाइयों, जाओ, उस छोटी लड़की को मेरे भरोसे छोड़ दो, तलवारबाजों के दल के नेता ने बोलते हुए अपने होंठ चाटे और फायर डांस के आकर्षक शरीर को घूरते हुए उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। स्वाभाविक रूप से जंगल में छिपा हुआ शी फैंग ने पूरी बातचीत सुन ली। हालांकि वह जानता था कि मार्शल यूनियन की कोई गुप्त साजिश जरूर है, लेकिन बाद में पता चला कि वे शुरू से ही उसके लिए जाल बिछाने की योजना बना रहे थे। पहले वह फोर्जिंग रूम में रहकर उपकरण बनाता था। इसके अलावा उसने अपना बाहरी रूप भी बदल लिया था, जिससे मार्शल यूनियन के लिए उसे ढूंढना नामुमकिन हो गया था। इसलिए उन्होंने ब्लैकी और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया और उनका इस्तेमाल उसे बाहर निकालने के लिए किया। साथ ही उन्होंने उसके लिए जाल बिछाकर उसे घेर लिया। दुर्भाग्यवश, हालांकि उन्होंने कई तरह की स्थितियों के लिए तैयारी कर रखी थी, फिर भी वे 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को नजरअंदाज कर गए। सबसे पहले, शी फैंग के पास दानव मुखौटा था जिसकी मदद से वह अपने चरित्र की उपस्थिति और जानकारी को आसानी से छिपा सकता था। दूसरे, उन्होंने शी फैंग की वर्तमान ताकत को बुरी तरह से कम आंका था। भाइयों, मेरे पीछे आओ और चलो मिलकर यहां से निकल पड़ते हैं। इसी क्षण फायर डांस ने पहल करते हुए हमला कर दिया। पलक झपकते ही वह उस स्थान की ओर दौड़ी जहां घेराबंदी में सबसे कम खिलाड़ी थे। वहां खड़े बरसेका के प्रतिक्रिया करने से पहले ही फायर डांस के खंजर ने उसके सिर के पिछले हिस्से को भेद दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। फायर डांस ने तुरंत ही बैकस्टैब, एसेसिनेट और इविसरेट का प्रयोग करते हुए बरसेका की आधी एचपी तुरंत नष्ट कर दी। फायर डांस की टीम के अन्य सदस्य भी उसके साथ आगे बढ़े और घेराबंदी को तोड़ते हुए अंदर घुस गए। हालांकि जैसे ही लेवल 7 के कई खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हुए, उनके शरीर के चारों ओर एक चमकदार सफेद रोशनी फैल गई, जिससे उनकी कुल एचपी का आधे से अधिक हिस्सा ठीक हो गया। इतना ही नहीं, वे खिलाड़ी केवल कमजोर नहीं थे, उन्होंने फायर डांस की टीम के सदस्यों को दृढ़ता से रोके रखा और जरा भी पीछे नहीं हटे। जादूगरों, पूरी ताकत लगा दो। पुरोहितों, अपनी ढालें डालो। रेंजरों, हथियारों पर नजर रखो, उन्हें भागने मत दो। मैं ब्लू वाटर टाउन के खिलाड़ियों के लिए हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता। मार्शल यूनियन के तलवारबाज ने फायर डांस पर हमला करते हुए आदेश दिया। खुद फायर डांस की टीम में सिर्फ 6 खिलाड़ी बचे थे। उनमें से हर एक को 2 या 3 दुश्मनों का सामना करना पड़ा। उनके दुश्मनों के पास लगातार हीलर मौजूद थे जो उनकी सेहत को ठीक कर रहे थे। उनकी जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा मार्शल यूनियन के बैकलाइन मैजिस की लगातार बमबारी के कारण फायर डांस ने पलक झपकते ही अपने 2 और साथियों को खो दिया। क्या सच में यही हमारा अंत है? फायर डांस ने अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने गिरते देखा। ये देखकर उसका दिल दर्द से लाल हो गया। हालांकि फायर डांस के पास क्रोध करने का समय नहीं था, क्योंकि उसे एक साथ 3 दुश्मनों का सामना करना पड़ रहा था। इन तीनों में से एक मार्शल यूनियन का टीम लीडर भी था। हालांकि संख्या में कम होने के साथ साथ उसे जादूगरों के लगातार हमलों का भी सामना करना पड़ रहा था। परिणामस्वरूप उसकी एचपी लगातार कम होती जा रही थी, जबकि उसके अधिकांश कौशल कूलडाउन पर थे। वह नुकसान को यथासंभव कम करने के लिए आने वाले हमलों से बचने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। हाँ, छोटी बच्ची, अगर किसी को दोष देना ही है तो अपने उस ये फैन को दोष दो जो सबसे अलग खड़ा रहता है।
मार्शल यूनियन के खिलाफ जाने वाले हर व्यक्ति का अंत भयानक होता है। खैर, तुम निश्चिंत हो जाओ, वह ये फैंग भी देर सवेर तुम्हारे साथ ही जाएगा। जब तलवारबाज को लगा कि जीत उसकी मुट्ठी में है, तभी मार्शल यूनियन के चिकित्सकों के पीछे एक काली आकृति चुपचाप प्रकट हुई। किसी को भी इस व्यक्ति के प्रकट होने का पता नहीं चला था। किसी को पता चले बिना दो तलवारों की रोशनी ने लेवल 7 के एक पादरी को भेद दिया, जिससे उसे -397 और -542 का नुकसान हुआ और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। पादरी की मृत्यु होते ही दूसरे पादरी और डेर्यूड ने अपने ठीक बगल में एक दुश्मन को देखा। इतना ही नहीं, इस नए दुश्मन ने उनके एक साथी को भी तुरंत मार डाला। दुश्मन। दूसरे पादरी ने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे पता चला कि वह चिल्ला नहीं पा रहा है। उसे पता नहीं कब से ऐसा होने लगा, लेकिन उसी क्षण उसके पेट और गर्दन से ताज़ा खून बहने लगा। इतना ही नहीं, जब उसने बगल में बैठे डेर्यूड की ओर देखा तो पाया कि वह भी उसी हालत में था। हालांकि उनमें से किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में उन पर भी पहले पादरी के साथ ही हमला हुआ था। बस उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी देर से हुई और वे यह नहीं देख पाए कि उनका अपना एचपी पहले ही शून्य हो चुका था। एक दूसरे को घूरते हुए वे दोनों आगे की ओर गिर पड़े, उनकी दृष्टि धुंधली होकर धूसर हो गई। 3 मारे गए। शी फैंग की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। फिर उसने अपनी ठंडी निगाहें पास के जादूगरों पर डाली। शी फैंग की वर्तमान आक्रमण शक्ति के आधार पर भले ही वह आइस ब्लू डेविल फ्लेम की क्षति वृद्धि पर निर्भर न हो और अपने किसी भी कौशल का उपयोग न करे, फिर भी वह अपनी तलवारों के केवल 2 वार से समान स्तर के किसी भी क्लॉथ आर्मर वर्ग को मार सकता है। 2 तलवारें, 6 छवियां। शी फैंग की मौजूदा क्षमताओं को देखते हुए यह एक आसान काम था, लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियां भी थीं। इसके अलावा शी फैंग की तलवार की वार जितनी तेज होती, सिल्वर लेक से उतना ही ज्यादा नुकसान होता। अगर शी फैंग की गति चरम पर पहुंच जाए तो वह एक ही वार में क्लॉथ आर्मर क्लास के दुश्मन को पल भर में मार भी सकता है। ऐसे खुले युद्ध क्षेत्र में शी फैंग एक फसल काटने वाले की तरह था, जो खिलाड़ियों की जान ले रहा था। शी फैंग की वर्तमान आक्रमण गति को देखते हुए यदि अन्य खिलाड़ी अपनी असाधारण अवस्था 1 को सक्रिय नहीं करते तो वे शी फैंग के हमलों को बिल्कुल भी नहीं रोक पाते। निस्संदेह वे तुरंत मर जाते। वहीं असाधारण अवस्था को सक्रिय करने में सक्षम खिलाड़ी आमतौर पर हाथापाई करने वाले वर्ग के होते हैं, जैसे कि तलवारबाज टीम लीडर। केवल इसी अवस्था के बल पर वे शी फैंग पर पलटवार कर सकते थे। हालांकि तब भी यह मात्र एक संभावना ही थी। इसके बाद शी फैंग ने विंड ब्लेड को सक्रिय किया और मार्शल यूनियन के निकटतम एलिमेंटलिस्ट की ओर तेजी से बढ़ा। क्या तुम वैद्य मर चुके हो या क्या तुम्हें इलाज करना भी नहीं आता? मार्शल यूनियन के एक कम एचपी वाले हत्यारे ने शाप दिया। हालांकि हत्यारे के शापों का कोई जवाब नहीं मिला। इस मौके का फायदा उठाते हुए फायर डांस ने अपनी संचित 3 स्टार ऊर्जा का उपयोग करके इविसरेट का प्रयोग किया और उस हत्यारे को समाप्त कर दिया। इस दृश्य को देख रहे पीछे के सभी जादूगर ये जानने के इरादे से अपने पीछे मौजूद उपचारकों की ओर मुड़ गए कि आखिर हुआ क्या था। हालांकि जैसे ही उसने करवट बदली, उसे तुरंत अपनी गर्दन पर एक काली परछाई सरकती हुई दिखाई दी और एक नीली परछाई उसकी छाती को भेदती हुई आगे बढ़ी। उसकी एचपी बार तेजी से घटने लगी। कुछ ही देर बाद उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। एलिमेंटलिस्ट को मारने के बाद शी फैंग अन्य जादूगर वर्गों की ओर मुड़ा। नेता, हम पर एक राक्षस घात लगाकर बैठा है, दूर खड़े एक सम्मनर ने यह दृश्य देखकर भयभीत होकर चिल्लाया। हालांकि इससे पहले कि वह हमलावर को ठीक से देख पाता, लेवल 7 का एलिमेंटलिस्ट मर चुका था। इस दृश्य को देखकर सम्मनर के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं यहाँ व्यस्त हूँ? अगर ये सिर्फ एक राक्षस का हमला है तो क्या तुम्हें खुद इससे निपटना नहीं आता? तलवारबाज ने गुस्से से जवाब दिया। इस समय वो अभी भी अग्नि नृत्य से वार कर रहा था और वो जरा भी ध्यान भटकने नहीं दे सकता था। ये तो बस एक राक्षस है, इसकी सूचना देने की क्या जरूरत है? क्या तुम बेवकूफ हो? सम्मनर से कोई जवाब न मिलने पर तलवारबाज ने सोचा कि उसका अधीनस्थ राक्षस से निपटने के लिए मुड़ गया है। इसलिए उसने फायर डांस के खिलाफ अपनी लड़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। लेकिन असलियत में सम्मनर पहले ही शी फैंग के पैरों तले दब चुका था। पास में भागने की कोशिश कर रहे तीनों जादूगर भी मारे जा चुके थे। इसी बीच शी फैंग का नाम गहरे लाल रंग का हो गया, मानो किसी भी क्षण खून बहने लगेगा। फिलहाल फायर डांस की टीम में केवल 3 खिलाड़ी बचे थे और उन तीनों का ही एचपी लगभग खत्म हो चुका था। वहीं मार्शल यूनियन के पास अभी भी 9 ऐसे हाथापाई करने वाले खिलाड़ी थे जिनका एचपी 50% से अधिक था। नेता, कुछ गड़बड़ है।
मेरी आधी सेहत पहले ही खराब हो चुकी है, लेकिन उपचारकों ने अभी तक मेरा इलाज नहीं किया है, एक बरसेकर चिल्लाया। अरे यार, तुम हीलर क्या कर रहे हो? क्या आप खेलना नहीं चाहते? समस्या का पता चलने पर स्वॉर्ट्समैन चिल्लाया। हालांकि जैसे ही उसने अपनी चीख खत्म की, उसे अचानक अपनी पीठ में ठंडक महसूस हुई। वह जल्दी से एक तरफ लुढ़क गया और ठंड से बच गया। इसके तुरंत बाद 3 तलवारों की आकृतियां उस स्थान को भेदती हुई प्रकट हुई जहां वह खड़ा था। उसके सामने खड़े बाकी 2 खिलाड़ी इतने भाग्यशाली नहीं थे। शी फैन की दोनों तलवारें उनकी पीठ में जा लगीं। उनकी मृत्यु का कारण जाने बिना ही दोनों के शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े, उनकी आंखें खुली हुई थीं। टीम के नेता के रूप में तलवारबाज पूरी टीम में सबसे ताकतवर था। लेकिन जब उसने ये दृश्य अपनी आंखों के सामने घटते देखा, तो अचानक उसके पूरे शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। अपने दोनों साथियों को पल भर में, और वो भी बिना किसी कौशल का इस्तेमाल किए, मार गिराने की क्षमता, इस व्यक्ति की आक्रमण शक्ति कितनी असाधारण थी। तुम कौन हो? हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हो? टीम लीडर ने हिम्मत जुटाते हुए गुस्से से चिल्लाकर कहा, क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? हम मार्शल यूनियन के सदस्य हैं। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुरंत यहां से चले जाओ। मैं तुम्हें अभी भी छोड़ सकता हूं। हालांकि अचानक ही उसे अपने पीछे से फुसफुसाते हुए जवाब सुनाई दिया। मैं यहां जिन्हें मारने आया हूं, वे ठीक तुम ही हो, मार्शल यूनियन के सदस्य। स्वॉर्ट्समैन टीम के लीडर ने अपना सिर घुमाया और उनका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। इससे पहले उनके सामने खड़ा रहस्यमय खिलाड़ी पलक झपकते ही उनके पीछे आ गया था और उन्हें एक ठंडी मुस्कान दी थी। तलवारबाज टीम के नेता के चीखने से पहले ही शी फैंग ने उस पर एक वार किया। गहरे काले रंग की रसातल तलवार उसके सीने को भेद गई, जिससे उसे -700 से अधिक का नुकसान हुआ और उसकी एचपी तुरंत शून्य हो गई। साइलेंट स्टेप्स और चॉप की जोड़ी बनाकर शी फैंग ने लेवल 8 स्वॉर्ट्समैन टीम के लीडर को मार डाला था। इसी बीच दूर से ये सब देख रही फायर डांस पूरी तरह से अचंभित रह गई। इस रहस्यमय खिलाड़ी ने पलक झपकते ही स्वॉर्ट्समैन टीम के नेता को मार डाला, जिससे निपटना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। क्या ये रहस्यमय खिलाड़ी सचमुच एक खिलाड़ी है? वह भगवान के राज्य का भूत तो नहीं हो सकता, है ना? मार्शल यूनियन की टीम लीडर की मृत्यु के बाद बाकी सभी सदस्य भयभीत हो गए थे। शी फैन की असाधारण गति और भयावह क्षति को देखने के बाद उन सभी को अभूतपूर्व भय का अनुभव हुआ। क्या ये वाकई कोई खिलाड़ी है? वह राक्षस तो नहीं हो सकता, है ना? खिलाड़ियों के मन में इस तरह की सोच गूंज उठी, जिससे वे भय से कांपने लगे। हालांकि फायर डांस की तकनीक अच्छी थी, फिर भी इस समय वह कोई भी लापरवाही भरा कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वह केवल चुपचाप देखती रही और अनजाने में ही उसके माथे से पसीने की एक बूंद बह गई। अपने सामने इस रहस्यमय खिलाड़ी को देखकर फायर डांस की अंतरात्मा उससे बता रही थी कि अगर यह रहस्यमय खिलाड़ी उससे मुकाबला करना चाहेगा, तो उसका एकमात्र अंजाम मौत ही होगा। टेल नोट्स 1 असाधारण अवस्था, पूर्व में असाधारण स्थिति, अध्याय 29 में उल्लिखित। शी फैंग की आकृति को देखकर फायर डांस की आंखें झपक उठीं। उसके द्वारा महसूस किए जा रहे अत्यधिक दबाव के अलावा उसे उस पर मृत्यु की दुर्गंध भी आ रही थी। जिस क्षण से शी फैंग प्रकट हुआ, वह शी फैंग के अस्तित्व से अवगत थी। हालांकि शी फैंग की हरकतें और युद्ध तकनीकें इतनी तेज थीं कि उसे अपनी चेतना पर भी संदेह होने लगा। टीम लीडर की मृत्यु होने पर ही वह होश में आए। पहले पादरी की मृत्यु से लेकर तलवारबाज की मृत्यु तक महज 5 सेकंड का समय बीता था। हर बार जब शी फैंग प्रकट होता, कोई दूसरा खिलाड़ी खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ता। शी फैंग यमराज की तरह मार्शल यूनियन के सदस्यों की जान ले रहा था। शी फैंग की हरकतों को अनियमित ही कहा जा सकता था। शी फैंग ने गहरे काले रंग का हुड वाला चोगा पहन रखा था, जिससे उसका चेहरा छिपा हुआ था। इसके अलावा दानव मुखौटा उसके नाम, स्तर और अन्य जानकारी को छुपा रहा था। उसके एचपी बार के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर उसके साथ किसी राक्षस जैसा बर्ताव किया जाता तो भी कोई हैरानी की बात नहीं होती। फायर डांस को ये पता चलने का एकमात्र कारण कि शी फैंग एक राक्षस नहीं था, ये था कि उसने शी फैंग को तलवारबाज टीम के नेता से धीमी आवाज में बात करते हुए सुना था। हालांकि ये तथ्य कि शी फैंग एक राक्षस नहीं बल्कि एक खिलाड़ी था, ने फायर डांस को और भी चौंका दिया। शी फैंग के गुण कितने उच्च स्तर के थे कि वह इतना शक्तिशाली था। इस बीच शी फैंग को अपने द्वारा किए गए कारनामों में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं लगा। इन खिलाड़ियों के गुण उसके अपने गुणों के आधे भी नहीं थे। वर्चुअल रियलिटी गेम्स वाकई बेहद क्रूर थे।
हालांकि प्रत्येक स्तर के बीच गुणों का अंतर कम था, लेकिन एक निश्चित सीमा तक जमा होने पर कुल शक्ति में बहुत बड़ा अंतर आ जाता था। जल्दी भागो, वह एक राक्षस है। मैं अब और नहीं लड़ूंगा, वो राक्षस बहुत ही डरावना है। हालांकि वे जानते थे कि यह सिर्फ एक आभासी वास्तविकता है। मार्शल यूनियन के बचे हुए 5 खिलाड़ी बेहद डरे हुए थे, उनके दिल बेतहाशा धड़क रहे थे। उनका टीम लीडर, जो उनमें सबसे ताकतवर था, पल भर में मर गया। वो जरा सा भी पलटवार नहीं कर पाया। यह अब ऐसा राक्षस नहीं था जिससे खिलाड़ी निपट सके। तुरंत ही वे सभी भाग निकले और तेजी से आ रहे बाकी लोगों से मिलने का इरादा किया। तभी उन्हें मन की शांति मिल सकती थी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। शी फैंग ने विंडवॉक को सक्रिय किया और तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ते हुए पहले हत्यारे को पकड़ लिया। घबराकर उस हत्यारे ने शी फैंग के हमले को रोकने के लिए अपना शरीर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से शी फैंग की आक्रमण गति बहुत तेज थी। एबिसल ब्लेड के एक ही वार से 3 तलवारें हत्यारे के महत्वपूर्ण अंगों पर जा गिरीं। एक भी तलवार को रोक पाने से पहले ही हत्यारा मर गया। जब भागने की कोशिश कर रहे अन्य खिलाड़ियों ने देखा कि एक हत्यारा असैसिन, जो अपनी फुर्ती के लिए मशहूर है, बचाव करने का मौका मिले बिना ही गिर पड़ा, तो उनके मन में गहरा भय छा गया। उन्होंने भागने के अपने प्रयास में और भी अधिक ऊर्जा लगा दी। हालांकि ये व्यर्थ था, क्योंकि उनके और शी फैंग के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही थी। इसी बीच अगाध तलवार यमराज के हंसिया की तरह उनके गले में कसी हुई थी। शी फैंग को बस एक हल्का सा झटका देना था और उनकी जान उसी क्षण निकल जाती। पलक झपकते ही बेहद तेज गति से शी फैंग ने भाग रहे 5 खिलाड़ियों को मार गिराया। फिर उसने लूट का सामान समेटना शुरू कर दिया। मार्शल यूनियन के इन सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कवच पहन रखे थे। उनमें से अधिकांश कांस्य धातु के उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित थे और कुछ के पास रहस्यमय लोहे के कुछ उपकरण भी थे। हालांकि ये सभी उपकरण केवल लेवल 4 या लेवल 5 के थे। साथ ही मरने के बाद उनमें से प्रत्येक कम से कम एक उपकरण गिरा देता था। 18 खिलाड़ियों का मतलब था लेवल 4 से लेवल 5 तक के 18 कांस्य उपकरण। अगर शी फैंग ये सब बेच देता तो वह अच्छी खासी दौलत कमा सकता था। जब शी फैंग बूंदों को उठा रहा था, तभी कुछ दूरी पर खड़ी फायर डांस ने अपने धड़कते दिल पर अपना कोमल हाथ रखा। अपने भावों को थोड़ा शांत करते हुए उसने हिम्मत जुटाकर शी फैंग की ओर कदम बढ़ाया और कृतज्ञता से कहा, मेरा नाम फायर डांस है। हमें बचाने के लिए आपका धन्यवाद। शुरू में फायर डांस अपनी मृत्यु की तैयारी कर चुकी थी, इसलिए वह निराश थी। लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई अचानक प्रकट होगा। और तो और वह व्यक्ति मार्शल यूनियन के खिलाड़ियों का नरसंहार कर देगा। जो कुछ भी हुआ वह एक सपने जैसा था। हालांकि फायर डांस को इस बात की चिंता थी कि उसके सामने खड़ा रहस्यमय व्यक्ति अचानक हिंसक हो जाएगा और उसे और उसके साथियों को मारकर उनका सामान चुरा लेगा। लेकिन उस व्यक्ति के पिछले कृत्यों के आधार पर फायर डांस जानती थी कि उसके सामने खड़े रहस्यमय व्यक्ति का इरादा उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं था। अन्यथा वो मार्शल यूनियन के तलवारबाजों के साथ साथ उनकी भी जान ले चुका होता। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। असल में इन लोगों ने ही मेरे लिए ये जाल बिछाया था। आप लोग जल्दी से यहाँ से चले जाइए। ये जगह इस समय बहुत खतरनाक है और मार्शल यूनियन के बाकी सदस्य भी जल्द ही आने वाले हैं। शी फैंग ने गिरे हुए सामान को उठाते हुए धीरे से कहा। उसने फायर डांस और उसके साथियों को बस संयोगवश बचाया था। वह इस मौके का फायदा उठाकर फायर डांस को मार्शल यूनियन के सदस्यों को इतनी मेहनत से मारने के लिए धन्यवाद भी दे सकता था। शे फैंग की बातों को सुनकर फायर डांस अचानक सुन्न पड़ गई और अपनी बड़ी बड़ी नम आंखों से उसे घूरने लगी। उसकी धड़कन और तेज हो गई। उसे लगा मानो ये सब सच होने के लिए बहुत अच्छा है। तुम ये फैंग हो? फायर डांस ने अविश्वास से पूछा। वह गिल वैली इसलिए आई थी क्योंकि उसने सुना था कि मार्शल यूनियन ये फैंग के साथियों से निपटना चाहती है। इसलिए उसने सोचा कि वह भी मदद करने आ जाए और शायद उसे ये फैंग से मिलने का मौका भी मिल जाए। ये वाकई अविश्वसनीय था कि भाग्य किसी व्यक्ति के जीवन के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता है। शुरू में तो उसने ये फैंग की मदद करने का सोचा था, लेकिन अंत में ये फैंग ने ही उसकी जान बचाई। क्या यही नियति थी? इस बिंदु तक सोचते सोचते फायर डांस के बर्फ जैसे सफेद गालों पर हल्की सी लाली छा गई। उसे लगा कि वह जरूरत से ज्यादा सोच रही है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मन में ऐसा विचार क्यों आ रहा है। जी हाँ, मैं ये फैंग हूँ। आपको कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? शी फैंग ने उत्साहित फायर डांस को हैरानी से देखा। उसे यकीन था कि वह सामने खड़ी इस खूबसूरत लड़की को नहीं जानता था, लेकिन फायर डांस के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह उसे जानती हो।
इसी बीच शिफैंग द्वारा ये स्वीकार करने के बाद कि वह वास्तव में फायर डांस का आदर्श ये फैंग है बरसर्कर वाटर बफेलो अवाक रह गया। उसकी आंखों में एक अतुलनीय कट्टरता दिखाई दी। पहले उसे लगता था कि शिफैंग उतना शक्तिशाली नहीं है और वह केवल एक ऐसा विशेषज्ञ है जिसकी क्षमता को दूसरों ने बड़ा चढ़ाकर पेश किया है। अब वह पूरी तरह आश्वस्त हो गया था। निस्संदेह शिफैंग की प्रसिद्ध प्रतिष्ठा में कुछ भी झूठ नहीं था। शिफैंग अकेले ही मार्शल यूनियन की उस कुलीन टीम का मुकाबला कर सकता था जिससे वे भी निपट नहीं पाए थे। पहले चाहे लोग इसके बारे में कितना भी प्रचार करते, वह फिर भी किसी बात पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन अब सदमे के साथ साथ ये फैन के प्रति प्रशंसा भी उसके मन में भर गई थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ये फैन फायर डांस का आदर्श क्यों था। बड़े भाई ये फैन आपको पता नहीं है, लेकिन असल में सिस्टर फायर डांस आपकी। इससे पहले कि वाटर बफेलो अपनी बात पूरी कर पाता, फायर डांस ने उसे एक लात मार दी। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया, लेकिन जब उसने फायर डांस की आंखों में वो गुस्सा देखा जो मानो किसी को भी निगल जाने की शक्ति रखती हो, तो उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और एक शब्द भी नहीं बोला। मेरा क्या? शिफैंग हैरान था। कुछ नहीं, भैंस को बस मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। बड़े भाई ये फैंग, क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? फायर डांस ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर चिंता से बोली, इस बार मार्शल यूनियन ने 200 से ज्यादा आदमी भेजे हैं। उन्होंने इस पूरे इलाके को घेर लिया है। कई शक्तिशाली 9वें स्तर के विशेषज्ञ भी हैं और उन सभी ने रहस्यमयी लोहे के उपकरण पहन रखे हैं। उन्होंने हमारे कई साथियों को मार डाला है। अगर वे हमें घेर लेते हैं तो हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। बड़े भाई ये फैंग, अभी भी भागने का मौका है। अगर हम और देर करेंगे तो मौका हाथ से निकल जाएगा। अगर वे विशेषज्ञ न होते तो उनकी टीम को इतना बड़ा नुकसान न उठाना पड़ता। क्या ये 9वें स्तर के विशेषज्ञ हैं? शिफैंग थोड़ा चौंक गया। रेड लीफ टाउन में वर्तमान में मौजूद लेवल 9 के खिलाड़ी अपने चरम पर थे, लेकिन अब अचानक कई छिपे हुए लेवल 9 के विशेषज्ञ यहां प्रकट हो गए। इतना ही नहीं, वे सभी मार्शल यूनियन के सदस्य थे। लेकिन अगर वे लेवल 9 के विशेषज्ञ थे तो क्या हुआ? चूंकि वे उससे निपटना चाहते थे, इसलिए वह उन सभी को स्वीकार करेगा। संयोगवश वह उनका उपयोग अपनी तलवार का परीक्षण करने के लिए कर सकता था। आप लोग जल्दी से चले जाइए, मैं यहीं रुककर इन विशेषज्ञों को देख लूंगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद शिफैंग चुपके से जंगल में घुस गया। बहन फायर डांस, अब हम क्या करें? क्या हम चले जाएं? वाटर बफेलो ने पूछा। फायर डांस ने वाटर बफेलो की ओर आंखें घुमाईं। उसने उस दिशा की ओर देखा जिधर शिफैंग गया था और कहा, भाई ये फैंग ने ही हमारी जान बचाई है। बेशक हमें उनकी मदद करनी ही होगी। हालांकि फायर डांस को ये फैन की ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसने खुद देखा था कि बाकी खिलाड़ी कितने शक्तिशाली थे। अगर वे ये फैन को घेर लेते तो वह बहुत खतरनाक स्थिति में फंस सकता था। अगर कुछ गड़बड़ होती तो उसकी थोड़ी सी मदद से शिफैंग बच निकल सकता था। इसके तुरंत बाद वे दोनों भी चुपके से ये फैन के पीछे जंगल में घुस गए। घने जंगल के गहरे क्षेत्रों में झाड़ियों के बीच लेवल 8 के शैडो लेपर्ड छाया में छिपे हुए थे। इस समय मार्शल यूनियन की 50 सदस्यीय टीम आगे बढ़ते हुए अपने रास्ते में आने वाले शैडो लेपर्ड्स को हटा रही थी। भाई अनस्टेबल, ये फैंग के साथियों की तलाश जारी रखने के बजाय अगर हम फायर डांस नाम की उस छोटी लड़की के पीछे चले गए तो क्या हमारा समय बर्बाद नहीं होगा? आयरनस्वॉर्ड लान ने नाराजगी से पूछा। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं और उसने टीम के बीच में खड़े उस सुंदर युवक की ओर देखा जो बड़े चाव से गाना गुनगुना रहा था। गुनगुनाता हुआ युवक लगभग 27 या 28 वर्ष का था और वह वास्तव में वही ब्रदर अनस्टेबल था जिसे आयरनस्वॉर्ड लान ने पुकारा था। वह मार्शल यूनियन का उपनेता अनस्टेबल डेवस्टेशन भी था। पद और शक्ति दोनों ही मामलों में अनस्टेबल डेवस्टेशन आयरनस्वॉर्ड लान से कहीं अधिक श्रेष्ठ था, और यहां तक कि आयरनस्वॉर्ड लान को भी सम्मानपूर्वक उसे भाई कहकर संबोधित करना पड़ता था। आयरनस्वॉर्ड, तुम अब भी कितने सीधे साधे हो। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उस बदमाश ये फैंग ने तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया। तुमने तो गिल्ड को भी इस बड़े झमेले में फंसा दिया। तुम्हारी वजह से मार्शल यूनियन की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचा है, वह पूरी तरह कलंकित हो गई है। क्या तुम ये समझते हो? अनस्टेबल डेवस्टेशन अचानक रुक गया। उसने आयरनस्वॉर्ड लान की ओर देखा और गुस्से से गुर्राते हुए कहा, अगर मुझे ये बात इतनी जल्दी पता न चलती तो शायद रेड लीफ टाउन में मार्शल यूनियन का अब कोई अस्तित्व ही न होता। आयरनस्वॉर्ड लान ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। तुम्हारे कुप्रबंधन ने रेड लीफ टाउन के मार्शल यूनियन को पहले ही बर्बाद कर दिया है।
अभी तुम्हारी इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि मैं बाकी तीनों शहरों के सभी कुलीन सैनिकों को रेड लीफ टाउन में स्थानांतरित कर दूं ताकि हम अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकें। फिर भी तुम बोलने की हिम्मत कैसे करते हो? अनस्टेबल डेवस्टेशन ने सबके सामने आयरन स्वॉर्ड लान को फटकार लगाई, जिससे आयरन स्वॉर्ड लान को कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। आयरन स्वॉर्ड लान गुस्से से लाल हो गया। हालांकि उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, बस चुपचाप सहन करता रहा। तीनों कस्बों के अन्य नेताओं ने इस दृश्य को देखकर उपहास व्यक्त किया। जब भी मार्शल यूनियन किसी नए खेल में उतरती, गिल्ड का पदानुक्रम भी बदल जाता था। पहले आयरन स्वॉर्ड लान हमेशा मनमानी करता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। फिलहाल आयरन स्वॉर्ड लान का स्तर केवल 8 था, जबकि बाकी सभी का स्तर 9 था। इसके अलावा अपने अपने कस्बों में गिल्ड का विकास काफी अच्छा रहा और उन्होंने कई प्रतिभाशाली नए सदस्यों को भर्ती किया। रेड लीफ टाउन में गिल्ड शाखा की वर्तमान स्थिति की तुलना में, जहां कुछ ही कमजोर सदस्य बचे हैं, उनकी शाखाएं कहीं अधिक मजबूत थीं। आयरन स्वॉर्ड, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये फैंग के साथियों को घेरने में इतनी मेहनत करने के बाद मैं उनमें से 2 को भागने दूंगा? आपको पता होना चाहिए कि ये फैंग हमारा मुख्य लक्ष्य है, उसके साथी तो बस मोहरे हैं। अगर उसके सभी साथी यहां मर भी जाएं, तो क्या आपको लगता है कि वह फिर भी आएगा? हमने उसके साथियों को गेल वैली में ही कैद कर लिया है, इसलिए हमने अपना शुरुआती लक्ष्य हासिल कर लिया है। अब हमें बदला लेना चाहिए और शहर के खिलाड़ियों को दिखाना चाहिए कि मार्शल यूनियन को चुनौती देने के क्या परिणाम होते हैं। इस बीच वह छोटी लड़की एक उदाहरण के तौर पर सबसे अच्छा विकल्प है। उसने हमारे इतने सारे लोगों को मार डाला है। कई खिलाड़ी उस पर ध्यान देंगे ही। अगर हम उसे लेवल 0 पर वापस ले आते हैं तो मार्शल यूनियन की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से अपने चरम पर पहुंच जाएगी। अगर हम ये फैन को भी मार गिराने में कामयाब हो जाते हैं तो मार्शल यूनियन इस मौके का फायदा उठाकर तीसरे दर्जे के गिल्ड की श्रेणी में भी आ सकती है। अनस्टेबल डेवस्टेशन ने काफी समय पहले से ही अपनी एक योजना बना रखी थी। आयरन स्वॉर्ड लान हमेशा से गिल्ड लीडर के सबसे भरोसेमंद सहायकों में से एक रहा था। गिल्ड के कई वरिष्ठ सदस्य भी गिल्ड लीडर का समर्थन करते थे। अगर अनस्टेबल गिल्ड लीडर बनना चाहता था तो उसे अपना प्रभाव और प्रसिद्धि दोनों बढ़ानी होंगी। इस बीच ये फैंग व्हाइट रिवर सिटी में एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। वह एक सर्वमान्य तलवारबाज विशेषज्ञ था और उसकी प्रसिद्धि गिल्ड लीडर नामहीन गौरव से भी कहीं अधिक थी। इसलिए ये फैंग ही उसका सबसे अच्छा विकल्प था। अगर वह ये फैन को मारकर रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता तो वह तुरंत एक शीर्ष विशेषज्ञ बन जाता और व्हाइट रिवर सिटी में प्रसिद्ध हो जाता। इसके अलावा इससे रेड लीफ टाउन में गिल्ड शाखा को फिर से प्रमुखता हासिल करने का मौका मिलेगा। जब वह समय आएगा तो गिल्ड के वरिष्ठ सदस्य उसका साथ देंगे और वह दिन जब वह मार्शल यूनियन का गिल्ड लीडर बनेगा बस कुछ ही दूरी पर होगा। ये फैंग, तुम मेरे लिए सीढ़ी बनोगे, अनस्टेबल डेवस्टेशन ने गर्व से हंसते हुए कहा। उन्हें विश्वास नहीं था कि इतने सारे लोगों से घिरे होने पर एक स्वतंत्र खिलाड़ी टिक पाएगा। लेकिन अब तक शी फैंग ने खुद को प्रकट नहीं किया था, जिससे अनस्टेबल परेशान था। जैसे जैसे मार्शल यूनियन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, पेड़ों की चोटियों से गुजरते हुए शी फैंग ने अनस्टेबल डेवस्टेशन और अन्य खिलाड़ियों को खोज निकाला। कुछ देर चुपचाप अवलोकन करने के बाद उसने पाया कि ये सभी खिलाड़ी कुलीन वर्ग के थे। उनमें सबसे निचले स्तर का खिलाड़ी भी लेवल 7 का था और उनमें से अधिकतर लेवल 8 के थे। 4 खिलाड़ी ऐसे भी थे जो लेवल 9 तक पहुंच चुके थे। उन सभी ने मिस्टीरियस आयरन इक्विपमेंट पहन रखे थे और उनके सबसे कमजोर हथियार का रैंक भी मिस्टीरियस आयरन था। वहीं इन खिलाड़ियों का नेतृत्व कर रहे सुंदर युवक ने अपनी पीठ पर सीक्रेट सिल्वर रैंक का धनुष टांग रखा था। क्या ये अस्थिर विनाश नहीं है? शी फैंग ने धनुष लिए हुए युवक को तुरंत पहचान लिया। शी फैंग के पिछले जीवन में उसका कई बार अस्थिर विनाश से टकराव हुआ था। अनस्टेबल डेवस्टेशन एक धूर्त और क्रूर व्यक्ति था। मार्शल यूनियन में उसकी युद्ध क्षमता शीर्ष 5 में शुमार थी। आयरन स्वॉर्ड लान की तुलना में वह कहीं अधिक शक्तिशाली था। शी फैंग अन्य 3 लेवल 9 खिलाड़ियों से भी परिचित था। वे सभी आयरन स्वॉर्ड लान के समकक्ष विशेषज्ञ थे और वे सभी अन्य कस्बों में शाखा नेता थे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मार्शल यूनियन में अचानक इतने सारे खिलाड़ी आ गए हैं। पता चला कि उन्होंने आसपास के 3 कस्बों के कुलीन सैनिकों को बुलाया है। शी फैंग को ये बात समझ में आ गई। ये तीनों 9वें स्तर के शाखा नेता बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन शी फैंग के पिछले जीवन में आयरन स्वॉर्ड लान ने ब्लैकविंग सिटी का पास प्राप्त कर लिया था, जिससे उसे दूसरों पर बढ़त मिल गई। फिर उसने धीरे धीरे अपनी बढ़त को और बढ़ाया और अंततः मिनी मार्शल यूनियन का गिल्ड लीडर बन गया।
हालांकि इतिहास की दिशा पहले ही बदल चुकी थी। इस जीवन में शी फैंग ने न केवल आयरन स्वॉर्ड लान को 2 बार मारा था, बल्कि उसने आयरन स्वॉर्ड लान के पास मौजूद ब्लैकविंड सिटी का पास भी प्राप्त कर लिया था। आयरन स्वॉर्ड लान का जीवन दुखद अंत के लिए नियत था और स्वाभाविक रूप से वह अन्य 3 शाखा नेताओं की तुलना में बहुत कमजोर था। यदि यह पिछले जन्म की बात होती तो शी फैंग इनमें से किसी भी नेता से मिलता तो उसे अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ती। यदि वह उनमें से 2 से एक साथ मिलता तो उसे निश्चित रूप से उनसे बचना पड़ता। हालांकि अब भले ही वे पांचों एक साथ थे, शी फैंग का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। इस बार स्थिति अलग थी। शी फैंग के पास न केवल एक जादुई हथियार था, बल्कि उसने आइस ब्लू डेविल फ्लेम और खेल के इस चरण में कई अन्य उच्च स्तरीय उपकरण भी प्राप्त कर लिए थे। उसे स्तर का भी लाभ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसमें लड़ने का आत्मविश्वास था। भले ही वह उन्हें हरा न सके, लेकिन उनसे बच निकलने का रास्ता तो जरूर था। इस समय तक अनस्टेबल डेवस्टेशन को यह पता नहीं चला था कि उसकी एक कुलीन टीम पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। ऐसा इसलिए था क्योंकि खिलाड़ियों को कब्रिस्तान में पुनर्जीवित होने से पहले 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ता था। पुनर्जीवन के 30 मिनट के भीतर खिलाड़ी कोई भी जानकारी या संचार नहीं भेज सकते थे। इसलिए अनस्टेबल डेवस्टेशन और अन्य लोगों को यह पता नहीं चला कि शी फैंग आ चुका है। वे जरा भी सतर्क नहीं थे और शी फैंग को उन पर घात लगाकर हमला करने का यह एक उत्तम अवसर मिल गया। इसलिए शी फैंग ने अपने लक्ष्य की धीमी गति से हो रही प्रगति का पीछा करना जारी रखा। यात्रा के दौरान टीम ने अपनी स्थिति को प्रभावशाली ढंग से बनाए रखा। उनके हीलर मध्य में रहे, जबकि अनस्टेबल डेवस्टेशन और अन्य विशेषज्ञ उनके साथ साथ चलते रहे। इसके अलावा गठन के केंद्र में मौजूद खिलाड़ी केवल आगे लड़ रहे खिलाड़ियों को ही देखते रहे, उनका राक्षसों को स्वयं मारने का कोई इरादा नहीं था। इस तरह शीर्ष स्तर के हत्यारे के लिए भी हीलरों पर हमला करना मुश्किल हो जाता। इस बीच बाहरी पंक्ति के खिलाड़ी केंद्र से 15 गज से अधिक दूर नहीं जाएंगे। यदि कोई अप्रत्याशित घटना घटित होती है तो वे तुरंत सहायता प्रदान कर सकते हैं। शी फैंग ने सीधे टकराव का रास्ता नहीं चुना। इसके बजाय उसने अपनी गति का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे इस टीम की बाहरी परत को भेदने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद शी फैंग चुपचाप उनके करीब पहुंच गया। कुछ ही क्षणों में मार्शल यूनियन के खिलाड़ियों का सामना शैडो लेपर्ड्स के एक समूह से हुआ। एक अत्यंत भयंकर 8वें स्तर के सरदार रैंक वाले शैडो लेपर्ड किंग ने शैडो लेपर्ड्स के छोटे से समूह का नेतृत्व किया। शी फैंग को लगा कि यही उसका मौका है। वह चुपके से टीम के करीब पहुंचा और एक झाड़ी में छिपकर इंतजार करने लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। शैडो लेपर्ड किंग के चारों ओर मौजूद सभी रक्षक मारे जा चुके थे और केवल राजा ही बचा था। मार्शल यूनियन के खिलाड़ी बेहद उत्साहित हो गए। अच्छे उपकरण मिलने की आशंका से वे सभी और भी गंभीर हो गए और युद्ध पर ध्यान केंद्रित करने लगे। वे शी फैंग से पूरी तरह अनजान थे, जो पहले से ही उनके सिर के ऊपर पेड़ पर तैनात था। एमटी, इसके हमलों से बचने का पूरा ध्यान रखना, इसके पंजे तुम पर न लगे। बाकी सब लोग जितना हो सके इसके हमलों को रोकें। हीलर, पूरी ताकत से हीलिंग करो। अनस्टेबल डेवस्टेशन भी उत्साहित था। देखते ही देखते उसके धनुष से तीरों की गति तेज हो गई। अनस्टेबल डेवस्टेशन ने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाग्य इतना अच्छा होगा कि उसे लेवल 8 के सरदार से मिलने का मौका मिलेगा। इस तरह का सरदार सिर्फ एक उपकरण नहीं गिराता, बल्कि आमतौर पर कई उपकरण गिराता है। शैडो लेपर्ड किंग के स्तर के आधार पर कम से कम वह लेवल 7 या 8 का गुप्त चांदी का उपकरण और संभवतः उत्तम सोने का उपकरण गिराएगा। खेल के इस चरण में रहस्यमय लोहे के उपकरण को उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता था। संपूर्ण मार्शल यूनियन में उनके पास गुप्त चांदी के उपकरणों की कुल संख्या 10 से अधिक नहीं थी। इससे स्पष्ट था कि वे कितने कीमती थे। इस बीच उनके सामने मौजूद शैडो लेपर्ड किंग के पास फाइन गोल्ड इक्विपमेंट गिराने की संभावना थी। सीक्रेट सिल्वर इक्विपमेंट की तुलना में ये कहीं अधिक दुर्लभ था और इसके गुण भी कहीं अधिक थे। वर्तमान में मार्शल यूनियन में किसी के पास भी फाइन गोल्ड इक्विपमेंट नहीं था। मार्शल यूनियन की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि उन तीसरे दर्जे के गिल्डों के पास भी सोने का एक भी कीमती सामान नहीं था। केवल दूसरे दर्जे के या उससे भी ऊंचे दर्जे के गिल्डों के पास ही शायद ऐसा सामान होता था। हालांकि उस तक पहुंच केवल गिल्ड के नेता या उपनेता के पास ही होती थी, जबकि कुलीन सदस्य उसे केवल देख सकते थे। उनके लिए उसे हासिल करना नामुमकिन था, क्योंकि वह गिल्ड की प्रतिष्ठा का प्रतीक होता था। अगर उन्हें 1 या 2 कीमती सोने के उपकरण मिल जाएं, तो शी फैंग को मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि शैडो लेपर्ड किंग एक सरदार रैंक का राक्षस था, इसलिए अन्य शाखा के नेताओं और आयरन स्वॉर्ड लान ने भी युद्ध में भाग लिया और दोनों पक्षों के बीच भीषण लड़ाई हुई।
शेडो लेपर्ड किंग सरदार पद। स्तर 8, HP 40,000 बटा 40,000। शेडो लेपर्ड किंग का एक आकस्मिक हमला किसी भी खिलाड़ी की जान ले सकता था, जबकि उसकी पूंछ का एक ही वार कई खिलाड़ियों के आधे से ज्यादा HP को खत्म कर सकता था। जब वह अपने नुकीले पंजों से वार करता था, तो अगर कोई मार्शल यूनियन MT ठीक से बचाव न करे तो वह तुरंत मर जाता था। शेडो लेपर्ड किंग की दहाड़ से 8 गज के दायरे में मौजूद दुश्मन पीछे हट जाते थे और 3 सेकंड के लिए बेहोश हो जाते थे। इसके अलावा शेडो लेपर्ड किंग काफी फुर्तीला था और उसकी रक्षा क्षमता बहुत ज्यादा थी। नतीजतन मार्शल यूनियन की तरफ हताहतों और मृतकों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक थी। इस बीच मार्शल यूनियन द्वारा पहुंचाया गया नुकसान सीमित था। उनमें से सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी अनस्टेबल डेवस्टेशन केवल -40 से -50 तक का नुकसान पहुंचा सका, जबकि अन्य खिलाड़ी केवल -10 से थोड़ा अधिक नुकसान ही पहुंचा सके। सौभाग्य से मार्शल यूनियन की तरफ काफी खिलाड़ी थे। 50 खिलाड़ियों ने मिलकर शेडो लेपर्ड किंग को घेर लिया और उसकी काफी ताकतवर शक्ति HP कम कर दी। शेडो लेपर्ड किंग की HP लगातार घटती गई और जब उसकी HP लगभग 50% तक पहुंचने वाली थी, शी फैंग ने तुरंत फैंटम किल का इस्तेमाल किया। अपने हमशक्ल को समूह के चारों ओर घुमाते हुए शी फैंग ने जादूगरों और उपचारकों पर घात लगाकर हमला करने की तैयारी की। शेडो लेपर्ड किंग एक लेवल 8 चीफटेन रैंक का मॉन्स्टर था। जब तक इसकी HP 50% से कम रहती, ये बेकाबू हो जाता। इसके बाद इसकी अटैक पावर और अटैक स्पीड दोनों 20% बढ़ जाती, और यहां तक कि लेवल 5 के पूरे इक्विपमेंट से लैस एक MT भी इसे रोक सकता था। गार्जियन नाइट्स शील्ड वॉरियर्स पर प्रोटेक्शन ब्लेसिंग डालने पर ध्यान दें। शील्ड वॉरियर्स किसी भी समय शील्ड वॉल को सक्रिय करने के लिए तैयार रहें। जब तक हम इसके उग्र रूप को सहन कर सकते हैं, हम विजयी होंगे। अनस्टेबल डेवस्टेशन को उग्र अवस्था का ज्ञान था, इसलिए शेडो लेपर्ड किंग की HP 50% तक पहुंचते देख उसने तुरंत आदेश दिए। प्रोटेक्शन ब्लेसिंग किसी सहयोगी को होने वाले नुकसान को 50% तक कम कर सकता है। एक शील्ड वॉरियर की शील्ड वॉल क्षति को 50% तक कम कर सकती है। दोनों प्रभावों के एक साथ होने पर शील्ड वॉरियर को कुल क्षति का केवल 25% ही प्राप्त होगा। यहां तक कि अगर शेडो लेपर्ड किंग बेकाबू हो जाए तब भी शील्ड वॉरियर उसे पूरी तरह से रोक सकता है। अंततः शेडो लेपर्ड किंग का HP 50% की सीमा से नीचे गिर गया। आओ, शेडो लेपर्ड किंग दहाड़ा, उसका शरीर अचानक फैल गया। सब कुछ अनस्टेबल डेवस्टेशन की मुट्ठी में था। जैसे ही वह विजयी मुस्कान बिखेरने वाला था, स्थिति अचानक बदल गई। इसी क्षण शेडो लेपर्ड किंग ने 2 और लेवल 8 एलीट रैंक वाले शेडो लेपर्ड्स को बुलाया, जिनमें से प्रत्येक के पास 3000 HP थी। दोनों नए आए हुए शेडो लेपर्ड्स दहाड़ते हुए अचानक पीछे की पंक्ति में मौजूद हीलर्स पर झपटे। इससे पहले कि कोई भी हीलर प्रतिक्रिया कर पाता, दोनों शेडो लेपर्ड्स ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। अपना ध्यान बदलो, सबसे पहले इन 2 एलीट शेडो लेपर्ड से छुटकारा पाओ। अनस्टेबल डेवस्टेशन का चेहरा गंभीर हो गया। उसके बोलते ही एलीट शेडो लेपर्ड्स ने उनके 2 हीलर्स को मार गिराया। हालांकि लेवल 9 के शाखा प्रमुखों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। 2 एलीट शेडो लेपर्ड्स द्वारा उपचारकों को मार गिराए जाने के तुरंत बाद वे इन दोनों राक्षसों के हमलों को रोकने के लिए तैनात हो गए, जिससे नुकसान को और अधिक फैलने से रोका जा सके। हालांकि 2 हीलरों के मारे जाने से कोर MT पर दबाव काफी बढ़ गया। प्रोटेक्शन ब्लेसिंग और शील्ड वॉल के बावजूद शेडो लेपर्ड किंग के हर हमले से उसे -300 पॉइंट से भी ज्यादा का नुकसान हो रहा था। वहीं दूसरी ओर उसका अपना HP 1200 पॉइंट से भी कम था। इसके अलावा शेडो लेपर्ड किंग की आक्रमण गति बहुत तेज थी। अगर वह लगातार उसके हमलों से बचता न रहता तो शायद अब तक मर चुका होता। शेडो लेपर्ड किंग के बेकाबू होते ही मार्शल यूनियन ने पलक झपकते ही 5 से अधिक खिलाड़ी खो दिए। शेडो लेपर्ड किंग के पूंछ के वार से 3 हाथापाई करने वाले खिलाड़ी घायल हो गए। तीनों हवा में उछलकर तुरंत मर गए। थोड़ी देर और रुकिए, इसका उग्र दौर जल्द ही खत्म हो जाएगा। अपने साथियों को एक एक करके मरते देख अनस्टेबल डेवस्टेशन बहुत उदास और परेशान हो गया। उसके साथ आए सभी खिलाड़ी एलीट थे और हर मौत मार्शल यूनियन के लिए एक बड़ा नुकसान थी। सौभाग्य से वे इन खिलाड़ियों को पुनर्जीवित कर सकते थे, जिससे खोए हुए EXP में काफी कमी आई। हालांकि अगर वे शेडो लेपर्ड किंग को मार गिराने में कामयाब हो जाते हैं, तो सभी नुकसान इसके लायक होंगे। जब मार्शल यूनियन के सभी लोगों को लगा कि स्थिति स्थिर हो गई है, तभी शी फैंग के हमशक्ल ने विंडब्लेड का इस्तेमाल किया और एक कर्समैन से के पीछे आ पहुंचा। शाप मंत्रोच्चार करते हुए वह पूरी तरह से छाया तेंदुए राजा पर ध्यान केंद्रित किए हुए था।
उसने आसपास की स्थिति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। गेल वैली का पूरा इलाका मार्शल यूनियन के नियंत्रण में होने के कारण घात लगाकर हमला होने का खतरा न के बराबर था। इसलिए कर्समेंसर पूरी तरह निश्चिंत था। हालांकि इस तरह की सोच एक बड़ी गलती थी। डोपेलगैंगर की तलवार कर्समेंसर की पीठ में घुसने के बाद उसने कर्समेंसर के सिर पर एक जोरदार प्रहार किया। इसके बाद डोपेलगैंगर ने एक और सामान्य हमला किया। यद्यपि डोपेलगैंगर के पास मूल शरीर के केवल 50% गुण थे, फिर भी शी फैंग के गुणों का मात्र 50% भी भयानक था। इसकी तुलना एक ऐसे तलवारबाज से की जा सकती थी जो 10वें स्तर के कांस्य सेट के पूर्ण साजो सामान से लैस हो। इसके अलावा डोपेलगैंगर का निशाना कर्समैन से केवल 7वें स्तर का था और उसने केवल 4थे और 5वें स्तर के कांस्य साजो सामान पहने हुए थे। उन दोनों के बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी के अंतर जैसा था। पलक झपकते ही कर्समैन के सिर के ऊपर -189, -468 और -266 के 3 डैमेज दिखाई दिए। शी फैंग के डोपेलगैंगर ने तुरंत ही कर्समैन को मार डाला, जिसका एचपी 700 पॉइंट से कम था। कर्समैन की मृत्यु ने अन्य जादूगर वर्गों को तुरंत सतर्क कर दिया। कोई किल स्टीलिंग एक कर रहा है। एक एलिमेंटलिस्ट चौंक कर चिल्लाया। आसपास के सभी जादूगरों पर एक भारी दबाव महसूस हो रहा था। इस घुसपैठिए ने मात्र 3 चालों में एक लेवल 7 कर्समैन को मार गिराया। यदि यह रहस्यमय तलवारबाज उनके करीब आ गया तो उनका केवल मृत्यु ही निश्चित थी। बिना देर किए शी फैंग के हमशक्ल ने थंडरिंग फ्लैश का इस्तेमाल किया। बिजली की 3 लकीरें पास के 4 जादूगरों की ओर बढ़ीं और तुरंत ही चारों को डरा दिया। उनमें से 2 एलिमेंटलिस्ट ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए ब्लिंक का इस्तेमाल करके बिजली से खुद को बचाया। वहीं कर्समैनसर, जिसके पास ब्लिंक नहीं था, ने खुद को जमीन पर गिरा दिया और बाल बाल हमले से बच गया। हालांकि चारों जादूगरों में से आखिरी समरन इतना भाग्यशाली नहीं था। हमले के सबसे करीब होने के कारण उसने भी बचने की कोशिश की, लेकिन एक पल की देरी हो गई। बिना किसी हिचकिचाहट के लेवल 5 थंडर फ्लैश ने उसे पलक झपकते ही जलाकर राख कर दिया। हालांकि डोपेलगैंगर केवल एक समरन को ही मार सका, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस प्रचंड बिजली का उद्देश्य किसी को मारना नहीं, बल्कि एक रास्ता खोलना था। इस समय शी फैंग के हमशक्ल और मार्शल यूनियन के चिकित्सकों के बीच कोई बाधा नहीं थी। डोपेलगैंगर ने विंडवॉक को सक्रिय किया और तेजी से आगे बढ़ा। अगर वह 1 या 2 और हीलर को मार गिराता है तो मार्शल यूनियन की पूरी टीम एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। चिकित्सकों को मारने के बारे में सोचना भी मत। इसी क्षण आयरन स्वॉर्ड लान ने विंडब्लेड का प्रयोग किया और डोपेलगैंगर को रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। दोनों पक्षों की तलवारें टकराईं और आक्रमण करते हुए उन्होंने अपनी असाधारण अवस्थाओं को बनाए रखा और प्रत्येक ने 4-4 तलवारों के साथ युद्ध किया। उसका हमशक्ल हमलों को रोकने के लिए विवश होकर अपनी गति को रोकने के लिए मजबूर हो गया। कई वारों के आदान प्रदान के बाद आयरन स्वॉर्ड लान को अभूतपूर्व आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि अज्ञात के रूप में प्रदर्शित तलवारबाज उसके सामने एक शक्तिशाली योद्धा है। इस रहस्यमय तलवारबाज ने वास्तव में उसके सभी हमलों को रोक दिया। इतना ही नहीं, जब भी उनकी तलवारें टकराती, आयरन स्वॉर्ड लान को अपने ऊपर एक भारी भार महसूस होता, जिससे उसकी दोनों भुजाएं सुन्न हो जाती। कभी कभी तो उसके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर अचानक वार भी होते, जिससे उसे बचाव के लिए अपनी रक्षात्मक तलवार का इस्तेमाल करना पड़ता। आयरन स्वॉर्ड, लगता है तुम्हारा पतन निश्चित है। तुम तो एक औसत दर्जे के खिलाड़ी को भी नहीं रोक सकते जो किल स्टील करने की कोशिश कर रहा हो। चांदी धूसर रंग के युद्ध कवच में सजे एक लेवल 9 बरसेकर ने व्यंग्यपूर्वक टिप्पणी की। अरे यार, 5 चूहे, अगर हिम्मत है तो आकर देख लो। असल में वह पहले से ही शी फैंग के हमशक्ल के लगातार दबाव से बहुत परेशान था और उसकी शक्ति लगातार घट रही थी। अब ऊपर से ताने भी सुनने को मिले तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। चूंकि आप चाहते हैं कि मैं शामिल हो जाऊं, तो मैं शामिल हो जाऊंगा। लेवल 9 बरसेका 5 रेड्स ने शी फैंग के हमशक्ल पर चार्ज का इस्तेमाल किया। इस हमले से बेहोशी का प्रभाव उत्पन्न हुआ। इसके अलावा आसपास के जादूगर पहले से ही अपने मंत्रों का जाप कर रहे थे और डोपेलगैंगर पर अग्निगोले और बर्फीले तीर चला रहे थे। डोपेलगैंगर ने डिफेंसिव ब्लेड को सक्रिय कर दिया। उसने आने वाले जादुई हमलों से बचते हुए धीरे धीरे मार्शल यूनियन के उपचारकों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। लेवल 2 डिफेंसिव ब्लेड ने डोपेलगैंगर को उस पर होने वाले हमलों से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद की। हालांकि 5 रेड्स ने अपने हमले के बाद ब्रेक का इस्तेमाल किया, जिससे डोपेलगैंगर की गति काफी कम हो गई। तुम तीनों इसे खत्म करो, अनस्टेबल डेवास्टेशन ने तीनों हत्यारों को आदेश देते हुए इशारा किया।
उसके पास उस मूर्ख के बारे में सोचने का समय नहीं था जो लगभग 40 खिलाड़ियों की टीम को लूटने की कोशिश कर रहा था। आदेश मिलते ही तीनों हत्यारे तुरंत शी फैन के हमशक्ल पर टूट पड़े। 1 दर्जन से अधिक खिलाड़ियों के लगातार हमलों का सामना करते हुए हालांकि डोपेलगैंगर अधिकांश हमलों से बचने में कामयाब रहा, फिर भी उसे काफी नुकसान पहुंचा। डोपेलगैंगर का एचपी लगातार घटता गया और कुछ ही पलों में केवल 30% ही बचा। हा, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये दिमाग की समस्या वाली मोटी मछली होगी। हुई बातचीत और हुए नुकसान को देखते हुए 5 रेड्स ने अनुमान लगाया कि इस रहस्यमय तलवारबाज का सामान असाधारण था। अगर वह तलवारबाज को मार गिराता तो उसे यकीनन बहुत सारा अच्छा सामान मिल जाता। 5 रेड्स के ऐसा सोचने का कारण ये था कि रहस्यमय तलवारबाज के एक सामान्य हमले से उसे लगभग -100 का नुकसान हुआ था। वहीं उसके सामान्य हमलों से तलवारबाज के 100 एचपी कम हो गए थे। हालांकि समस्या ये थी कि रहस्यमय तलवारबाज एक हाथ वाली तलवार का इस्तेमाल करता था, जबकि वह 2 हाथों वाली तलवार का इस्तेमाल करता था। ईश्वर के क्षेत्र में दोधारी हथियार की आक्रमण शक्ति एकधारी हथियार की तुलना में कहीं अधिक थी, और दोधारी हथियार से होने वाला नुकसान आमतौर पर एकधारी हथियार से होने वाले नुकसान का लगभग 2 गुना होता था। दोधारी हथियार में निहित प्रबल शक्ति के कारण इससे किया गया प्रत्येक आक्रमण अत्यधिक विनाशकारी क्षति पहुंचा सकता था। वहीं एकधारी हथियार से होने वाली क्षति काफी कम थी, लेकिन उसकी आक्रमण गति कहीं अधिक तेज थी। परिणामस्वरूप अंततः दोनों हथियारों द्वारा पहुंचाई गई औसत क्षति लगभग बराबर थी। हालांकि 5 रेड्स रहस्यमय तलवारबाज को केवल -100 का नुकसान ही पहुंचा सका। इससे पता चलता है कि रहस्यमय तलवारबाज के उपकरण कितने शक्तिशाली थे। दुर्भाग्य से यह अभी भी बहुत कम है। अगर वे और लोगों को भेज सके तो बहुत अच्छा होगा। दूर एक झाड़ी में छिपा हुआ शी फैंग थोड़ा उदास था जब उसने देखा कि लगभग 1 दर्जन खिलाड़ी उसके हमशक्ल पर हमला कर रहे हैं। उसने कड़वाहट से सोचा, छोड़ो, मुझे इतना लालची नहीं होना चाहिए। मुझे अब जाल समेट लेना चाहिए। अचानक शी फैन के हमशक्ल में शक्ति का विस्फोट हुआ। वह अचानक हवा में उछल पड़ा। हमशक्ल के हाथ में मौजूद अगाध तलवार से ज्वाला और बिजली निकलने लगी और उसने तुरंत ही सबसे भीड़भाड़ वाली जगह की ओर तत्वों का एक विस्फोट कर दिया। टेल नोट्स 1 किल स्टीलिंग केस मल्टीप्लेयर वीडियो गेम्स में, विशेष रूप से मोबा फर्स्ट पर्सन शूटर MMORPG और मड में, किल स्टीलिंग एक ऐसी प्रथा है जिसमें किसी दुश्मन को मारने का श्रेय तब प्राप्त किया जाता है जब दूसरे खिलाड़ी ने उसे मारने में अधिक मेहनत की हो। यह आमतौर पर तब होता है जब गेम केवल इस बात का रिकॉर्ड रखता है कि किस खिलाड़ी ने दुश्मन को हराया। यदि एक खिलाड़ी किसी दुश्मन के स्वास्थ्य को कम करता है, लेकिन अंततः कोई दूसरा खिलाड़ी उससे खत्म कर देता है, तो वह दूसरा खिलाड़ी दुश्मन से प्राप्त सभी लूट या अनुभव अंक प्राप्त कर सकता है। किल स्टीलिंग तब आम है जब गेम में दुश्मनों को खत्म करने के लिए मिलने वाले पुरस्कार अत्यधिक आकर्षक होते हैं। स्रोत: विकिपीडिया।